अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? आवाज़ आ रही है? आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रफ़ी के काफ़ी पॉइंट्स हैं हमारे। अच्छा, कल हमने यहाँ तक कर लिया था, अभी हम लोगों ने ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व करना था। अच्छा, ये लोडिंग और अनलोडिंग का सारा कॉन्सेप्ट है ना, डॉक्टर ऐसा ने दिया था आप लोगों को। कौन-कौन है इस टाइम पे हमारे साथ? डॉक्टर वकास मौजूद जी हैं। मैम। हाँ, ठीक है, तो अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट है, वेल एंड गुड, नहीं है फिर हम कर लेते हैं, ठीक है? बट पहले हम इसके पॉइंट देखो बच्चों, अभी ये सीपीएसपी को हमने ऑब्वियसली एग्ज़ाम के लिहाज से पढ़ना है ना। अब वो बेसिकली ये वैल्यूज़ देते हैं, एक वो इफ़ेक्ट्स होते हैं, बोहर इफ़ेक्ट्स और हेल्डेन इफ़ेक्ट। एक वैल्यूज़ होते हैं कि लेट्स सपोज़ जैसे ये 27 वैल्यू है कि 50 पे कितना होगा, 75 पे कितनी होगी वैल्यू, 100 पे कितनी वैल्यू होगी, ठीक है? तो ये कुछ 4-5 एमसीक्यूज़ आते हैं आपके यहाँ से। तो राइट शिफ्ट ऑफ हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, ठीक है? हीमोग्लोबिन का बेसिकली काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है ये, ठीक है? अच्छा चलो, राइट शिफ्ट ऑफ हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन, एक है एसोसिएशन, एक है डिसएसोसिएशन कर्व। तो वो क्या कहेगा, इफ देयर इज डिक्रीज इन, तो मुझे कोई बच्चा एक वैल्यूज बता दे कि कौन कौन सी चीजें होंगी, तो आपका राइट शिफ्ट होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी तो लेफ्ट होगा। बेसिकली इस वक्त उसने कहा डिक्रीज इन पीएच। डिक्रीज इन पीएच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन क्या होंगे आपके? इंक्रीज। हाइड्रोजन इंक्रीज, मतलब एसिडोसिस होगी या अल्कलोसिस होगा? एसिडोसिस। एसिडोसिस। एसिडोसिस, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर क्या है? एसिडिक। एसिडिक है। एसिडिक, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। ज्यादा ठीक है, होगा। तो बेसिक, हाँ ठीक है, तो डिसोसिएशन। तो उधर आप लोगों को, अब बहुत से बच्चे होते हैं वो सिर्फ रट्टा लगा रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है? तो सिर्फ एसिडोसिस को भी अगर याद रखते हो तो एसिडिक आपकी क्या करेगी, डिसोसिएशन करेगा, ठीक है? तो ये अब देख लेते हैं। शिफ्ट टू राइट दैट इज रेज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी। ऑक्सीजन डिलीवर कैसे होगा, बाउंड फॉर्म में होगा या जब वो सेपरेट आउट कर जाएगी एचपी से? रिलीज करेगी। हाँ जी, रिलीज होगी। अगर कोई चीज बाउंड फॉर्म में है तो वो अवेलेबल होती है या नहीं, मतलब लाइक थायराइड हार्मोन है, ठीक है, वो आपका बाउंड फॉर्म में है, तो वो ब्लड में अवेलेबल होगा कि नहीं फॉर यूटिलाइजेशन? फ्री फॉर्म नो अवेलेबल मैम। बच्चों, फ्री फॉर्म अवेलेबल होती है ना, बाउंड फॉर्म अवेलेबल नहीं होती, ठीक है? और बाउंड फॉर्म जो बॉडी में ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं ना, वो एल्ब्यूमिन के साथ या प्रोटीन के साथ आते हैं, ये भी आपके सीपीएसपी के एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा चलो, तो शिफ्ट टू राइट दैट इज रेज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी, ठीक है, लो ऑक्सीजन एफिनिटी, सो रेज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज, ठीक है, तो टिश्यू को अवेलेबल ज्यादा हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल में आपका रेज्ड हाइड्रोजन दैट इज पीएच आपकी डिक्रीज, ठीक है, रेज्ड CO2 दैट इज वही बात होगी, डिक्रीज इन पीएच, इंक्रीज एसिडिटी, और आपने राइट से बोहर, ठीक है, तो राइट और बोहर आर, ठीक है, बोहर, और हेल्डेन का एल इज लेफ्ट, ठीक है, और साथ में तमाम चीजें रेज 2-3 DPG, रेज टेम्परेचर के साथ कोई एक डिजीज मुझे बताओ बच्चों। अभी मैंने बाउंड फॉर्म में कौन सा आपको हार्मोन के साथ बता रही थी? थायराइड। राइट। हाँ थायराइड, तो इसमें हाइपरथायराइडिज्म होगा या हाइपोथायराइडिज्म होगा? हाइपर। हाइपर क्यों बच्चों, उसमें क्या है? इंक्रीज मेटाबॉलिज्म आपने हो रहा है। आपने हाँ जी मैम। हाँ ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के साथ वो फिर ये आपका इंक्रीज टेम्परेचर की एसोसिएशन, उन्हें ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है, और जो हाइपो वाले हैं उन्हें ठंड लगती है, ठीक है, तो ठंड बेसिकली लो लगती है। टेम्परेचर। हाँ, तो इसके साथ ये एमसीक्यू भी आता है आप लोगों को, थायराइड वाला। अच्छा, अब लेफ्ट शिफ्ट कर लो, तो लेफ्ट में लोअर ऑक्सीजन डिलीवरी, ठीक है, हाई ऑक्सीजन एफिनिटी, सो लेस डिलीवरी टू टिश्यू। तो बेसिकली ऑक्सीजन इधर बाउंड फॉर्म में होगी या फ्री फॉर्म में होगी टिश्यू में? पाउंड में। बाउंड होगी, तो इसलिए फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो लो हाइड्रोजन, लो CO2, ठीक है, सो इंक्रीज पीएच, ठीक है, डिक्रीज एसिडिटी या अल्कलाइन कर लो आप इसको, लो 2-3 DPG, लो टेम्परेचर, और ये हीमोग्लोबिन एफ। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन एफ के साथ आता है, एक आपका ये ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये वाली जोन सी है, ज्यादा अफिनिटी इसकी होगी, ज्यादा अफिनिटी इसकी होगी, इसका कोई सीक्वेंस ऐसा कार्बन जो पूछता? मोनोऑक्साइड की कार्बन कल की जो मोनोऑक्साइड की, पूछनी पड़ेगी। हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा है। और मुझे बताओ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज करता है? 4। फोर। और उधर एंजाइम कौन सा होता है?
साइटोक्रोम सी। ऑक्सीडेज, ठीक है। और ऑक्सीडेज रिडक्टेज को मिक्स नहीं करना। अच्छा, तो बेसिकली इंक्रीज ऑक्सीजन अफिनिटी बाउंडिंग फॉर्म में होगी, डिक्रीज ऑक्सीजन अनलोडिंग, ठीक है, तो टिश्यू में अवेलेबल नहीं होगा। डिक्रीज CO2 हाइड्रोजन टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी चीजें डिक्रीज हैं, ठीक है। इंक्रीज पीएच, डिक्रीज फॉस्फेट, मेट हीमोग्लोबिन, मेथामोहीमोग्लोबिन वगैरह, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड फीटल हीमोग्लोबिन, ये सारे एमसीक्यू। अब वो इसके साथ भी एमसीक्यू देते हैं, इसके साथ भी देते हैं, इसके साथ भी देते हैं, टेम्परेचर के साथ भी देते हैं, डीपीजी के साथ भी देता है, और कार्ब, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि वो ना दे, ठीक है। और साथ में हेल्डेन इफेक्ट। अब राइट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। राइट में इंक्रीज PCO2 टेम्परेचर, ठीक है, डीपीजी डिक्रीज पीएच, ये सेल्फ HB और HBSS, ठीक है, ये चीजें। व्हाट इज HBSS? एक होता है HBS, एक होता है HBSS। ये क्या है बच्चों? कौन सी डिजीज के लिए? सिकल सेल। यस, सिकल सिकल सेल सेल। ट्रेड। जी जी, सिकल सेल, ठीक है। ये एमसीक्यू भी आता है। मैनिफेस्टेशन डिजीज दी है और ये कैरियर स्टेट, ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, ये भी हो गया। चलो अब पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है साथ में उसका, आपका लेफ्ट वाला। अबाउट 2-3 DPG, ठीक है, प्रेजेंट इन RBC। ये सारा डॉक्टर ऐसा ने साइकिल वगैरह कराया है इसका, DPG का, या खुद किसी की नजर से गुजरा हो? अच्छा चलो। प्रेजेंट इन RBC, इट एनहांसेस ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यू बाय रिड्यूसिंग HB एफिनिटी, ऑक्सीजन एफिनिटी, ठीक है, तो ऑक्सीजन एफिनिटी की HB के साथ क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, ठीक है। इंटरेक्ट्स विद बीटा चेन ऑफ HB। बीटा चेन का डिफेक्ट किस डिसीज में होता है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। हाँ, बीटा ग्लोबुलिन चेन, हाँ जी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। अच्छा, तो इंटरेक्ट विद बीटा चेन ऑफ HB प्रोमोट्स ऑक्सीजन रिलीज, तो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि लेफ्ट में और राइट में लोडिंग किधर है, अनलोडिंग किधर है? अनलोडिंग राइट लेफ्ट, राइट। अनलोडिंग है और लोडेड जो है लोडिंग लेफ्ट में। यार बच्चों, आवाज तो ठीक करो। लोडिंग किधर है? लोड का मतलब क्या है? यार लेना बाइंडिंग लोडिंग लंग बाइंडिंग, में ज्यादा बाइंडिंग, होती है। बाइंडिंग, बाइंडिंग, बाउंड फॉर्म, ठीक है। और अनलोडिंग किधर आपका कुछ और साथ में होगा, मगर ऑक्सीजन आपका टिश्यू में अवेलेबल होगा, ठीक है। टिश्यू पर। अच्छा चलो, अब आगे से जल्दी जल्दी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन है। फीटल HB लैक्स बीटा चेन। हाँ जी बच्चों, फीटल HB में क्या होता है? HBF में क्या होता है? अल्फा 2 गामा 2। हाँ जी, ठीक है। एडल्ट में क्या होता है? HbA में क्या होता है? HbA2 में क्या होता है? ये भी बता दो। नॉर्मली क्या होती है? अल्फा एंड बीटा। अल्फा 2 अल्फा और एंड बीटा बीटा। 2। ठीक है, HbA2 में क्या है? 2 अल्फा 2 के। डेल्टा, ठीक है। अच्छा, मुझे कल आप लोगों को असाइनमेंट दी थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, किसी ने की है? नहीं नहीं की? मैम, आज कर चलो लेंगे। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। वो मैंने ग्रुप में एक पिक्चर भेजी थी, देखिए। एक रजिस्टर्ड ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है, मैं ये वाला। वो जब तक सब रजिस्टर नहीं हो रहे, मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर लूंगी उनको भी, ठीक है। तो आप लोगों ने वो देखनी है लाजमी, शेयर की थी मैंने। चलो, HbF स्ट्रक्चर, अभी वो स्ट्रक्चर बता दिया उसने, ठीक है। अच्छा, HbF लैक्स बीटा चेन, हाई ऑक्सीजन एफिनिटी, फैसिलिटेट ऑक्सीजन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू द फीटस। नॉर्मली बच्चों क्या होता है, ये प्लेसेंटा पड़ा हुआ है, ये बेबी पड़ा हुआ है, किसके थ्रू ये जाता है ब्लड? इसमें ऑक्सीजनेटेड कौन लेके जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड कौन लेके जा रहा है बेबी में? आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड और वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड। ओके, ठीक है। वेन्स आर वेरी सेचुरेटेड, ठीक हो गया। कितना परसेंटेज ऑलमोस्ट होता है? नो आइडिया। किसी को आइडिया हो? 90s में, 80s में, 90%, 90% एट 97। 98, 80% है। 90, नहीं 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 नहीं, 80 या 98, इस तरह से कोई फिगर है। अच्छा, इसको कंफर्म करते हैं। 98 या 80%, इन दोनों में से कुछ है। अच्छा, और कितनी आर्टरीज होती हैं और कितनी वेन्स होती हैं? 2 2 artery, आर्टरी। 1 vein. सब एग्री करते हैं? यस मैम। जी हाँ जी, 2 आर्टरीज हैं, 2 आर्टरीज हैं, 1 वेन है, ठीक है। 80%, दिस मच इज लोअर देन 80% सेचुरेटेड, ठीक है, ये आ रहा है।
टू आर्टरी वन वेन। अब आर्टरी लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से कहाँ तक? डीऑक्सीजनेटेड किधर जाएगा? प्लेसेंटा टू बेबी और बेबी टू प्लेसेंटा? बेबी टू बेबी टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। हाँ जी, डीऑक्सीजनेटेड यहाँ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड आपका प्लेसेंटा टू बेबी जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड कौन लेके जा रहा है? आपका वेन। और डीऑक्सीजनेटेड कौन लेके जा रहा है? आर्टरी। ये भी एमसीक्यूज हैं सीपीएसपी के। ठीक है, इसको देख लो। अच्छा जी, चलो अब हम आगे चलते हैं। तो एचबीएफ का स्ट्रक्चर, ये हम अभी लेफ्ट वाली बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में कि स्ट्रक्चर अल्फा टू गामा चेन रिप्लेसेस बीटा चेन, इफेक्ट इंक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एचपी एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज 200 ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। कल हमने पढ़ा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंडिंग इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ रिमेनिंग एचपी साइट। और कितने साइट पे लगते हैं मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के? 4. और 4. फोर ठीक हो गया। ठीक है, कॉजिंग अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इम्पेयरिंग ऑक्सीजन रिलीज टू द टिश्यू। ठीक है, और ये हमने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब इधर आ जाओ राइट पे। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन लोअर्स टिश्यू पीएच। तो हमने पहले बताया था कि इसकी बेसिकली क्या नेचर होती है? एसिडिक। ठीक है, तो पीएच पे क्या इफेक्ट हो गया? लोअरिंग। और करेगा क्या? अनलोडिंग, लोडिंग, Unloading. डिसोसिएशन। हाँ जी, थ्रू हाँ जी, थ्रू द बोहर इफेक्ट रिड्यूस पीएच, डिक्रीजेस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी, एनहांसिंग ऑक्सीजन डिलीवरी टू एक्सरसाइजिंग मसल। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा पूछ लेती हूँ। ठीक है, बुक्स जरा 2 मिनट बंद कर दो ताकि आप लोग अपना एनालिसिस करो। एक्चुअली होता ये है कि ग्रुप्स में वो सब ना रीड आउट कर देते हैं, आप लोग अपने आप को एनालाइज नहीं करते हो। ये जस्ट इसलिए कि अभी आप लोगों के फ्रेश माइंड है, साथ ही इसको अप्लाई करोगे तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। चलो, द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसएसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू राइट बाय एसिडोसिस अल्कलोसिस। Acidosis. शाबाश, एसिडोसिस। शिफ्ट ऑफ hemoglobin oxygen dissociation curve of blood to the right most commonly occurs in hyperthyroidism, hypothyroidisms. Hyperthyroidism. हाइपरथायराइडिज्म। शाबाश। अगर इधर हाशिमोटो और ग्रेव्स दिया हो? हाशिमोटो दिया हो तो फिर लिफ्ट होगा। ग्रेव्स हाँ, दिया हो Graves तो हो फिर तो राइट right होगा। का होगा. तो ठीक हो गया। शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, ग्रेव्स आपका हाइपर वाली और हाशिमोटो आपकी हाइपो की कंडीशन है। अच्छा चलो, द फैक्टर प्रमोटिंग डिलीवरी अच्छा, the factor promoting delivery of more oxygen to tissue at high altitude is, ठीक है, shifting of oxygen hemoglobin dissociation curve to left or the right? high altitude की बात कर रहा है। राइट। Right. right, ठीक है। right shift of oxygen dissociation curve occurs with decreased pH, increased pH। डिक्रीज पीएच। Decrease pH. तो इधर हाइड्रोजन क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे? इंक्रीज। Increase. शाबाश। व्हाट इज पीएच? डिफाइन पीएच। Negative log of hydrogen ions. शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं अजान हो ले बच्चों। मैम ब्रेक ले लें 10-15 मिनट, हम नमाज भी पढ़ लें और फिर आते हैं वापस। ये सिर्फ ना ये वाले पॉइंट्स कर लो इस 128 से ऊपर। ठीक है, और मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है थोड़ी सी। अच्छा चलो बच्चों, अब आप लोग जाओ नमाज पढ़कर आओ, फिर हम ये करते हैं और आकर मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। ठीक है, जल्दी पढ़ो। 6:20 हो रहे हैं, कब तक आओगे? ग्रुप पे मैसेज कर लें मैम जब आपने क्लास स्टार्ट करनी। मैं तो ये लिंक छोड़ नहीं रही, इसी लिंक पे आप लोगों ने आना। मुझे बताओ आना कब है? 6:45 तक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, साथ में कोई नफल भी अदा करने हैं? तो टाइम ये तो 6:25 तो है मैम। क्लास में होते थे ना छोटे, मतलब जब हम पढ़ते होते थे तो वो एक बच्चा होता था, बहुत सवाल पूछता था और सब लोग कहते थे यार लेक्चर खत्म होने दो, सवाल क्यों इतना पूछ रहे हो। मगर इधर एक्चुअली वो क्वेश्चंस की ज्यादा जरूरत है क्योंकि सीपीएसपी यही चीजें पूछता है। ये डॉक्टर हबीब ना मिनी सीपीएसपी का वो है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस वो ज्यादातर पूछ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर हबीब, आपने उस वक्त पूछा था एचबीएफ का, है ना? ठीक है, फीटल एचबी। तो बेसिकली वही वाला आंसर बनता है कि हाइपोक्सिक और आपका एनीमिक, बट हाइपोक्सिक इज ग्रेटर देन एनीमिक। ठीक है, इधर मैंने ये निकाला है, ये तो उसका आ गया ना ये। ठीक है, कि सम रेयर वेरिएंट ऑफ एचबीएफ कैन कॉज एनीमिक एंड हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सीमिया। ठीक है, बट हाइपोक्सीमिया इज ग्रेटर देन एनीमिया।
level can increase in response to hypoxia or low oxygen level. This can protective mechanism against hypoxia, however. ठीक है. अच्छा, अब सिकल सेल एनीमिया में इसका जो सा है एक स्पेसिफिक रोल है. तो बेसिकली सम रेयर वेरिएंट, क्योंकि अब हम एचपीएफ कर रहे हैं तो एक दफा इधर ही कंप्लीट कर लें. कैन कॉज एनीमिया एंड हाइपोक्सीमिया फॉर example, one case report describe a patient with HbF variant that can cause anemia and hypoxemia in first 2 months of life. एक ये चीज होगी. तो HbF की तरफ सिकल सेल में क्या करता है ये बेसिकली, ये डीऑक्सी सिकल हीमोग्लोबिन जो है ना, ठीक है, प्रिवेंट सिकल एनीमिया बाय स्टॉपिंग डीऑक्सी सिकल HB, ठीक है, हीमोग्लोबिन फ्रॉम पोलीमराइजिंग. तो पोलीमराइजेशन को प्रिवेंट करेगा. तो हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HbF among the red blood cell can vary even in people with high HbF. तो बेसिकली ये सिकल सेल एनीमिया को प्रिवेंट करेगा. ठीक है, ये HbF इसका इसमें ये रोल है, क्योंकि जो सिकलिंग कर रही होती है डीऑक्सी सिकल HB, ठीक है, तो उसकी वो पोलीमराइजेशन को प्रिवेंट करेगा. ये एक क्वेश्चन, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है. अच्छा, अभी एक नॉर्मल HB का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं? ठीक है, 287 इन आपके अमाइनो एसिड इन टोटल, ठीक है, जिसमें 141 इन अल्फा चेन. फिर ये 2 अल्फा चेन है तो 141 को डिवाइड कर लो और फिर आपकी बीटा चेन में 146. तो इन टोटल आपके 287 है. सही हो गया. अब HbF और HB एडल्ट की जो सी है ना, HB का वो डिफरेंस होता है, वो जो आप लोग आगे पूछ रहे हो ना 2-3 DPG वाला, के उसके स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से और उसकी एफिनिटी की जो ऑक्सीजन के साथ है HbF, तो आपकी इसकी एफिनिटी कम होगी 2-3 DPG की. ठीक है. अच्छा, अब आगे हमने वो जो साइकिल किया तो बेसिकली ये ग्लाइकोजन है. ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद ये सारा प्रोसेस है, ये आपका पायरुवेट बन गया. ठीक है, ये देखो 2 पायरुवेट्स एंड 2 लैक्टेट्स. अब यहाँ पे वो कहता है कि इंटरमीडिएट है, वो साइकिल में दिखाती हूँ आप लोगों को. फिर एनारोबिक में आपके पास ये लैक्टेट बनेगा. ठीक है. अब एक कोरी साइकिल है. कोरी साइकिल क्या होता है बच्चों? यही जो लैक्टेट है एनारोबिकली आपको ग्लूकोज दे रहा है, ये होता है कोरी साइकिल. ये आपको पूछता है उसमें, ठीक है, इस तरह कोरी साइकिल का पूछता है कि एनारोबिक में क्या देगा आपको? ग्लूकोज देगा थ्रू व्हाट? कोरी साइकिल. तो ये ग्लूकोज फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस. जी, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस. जी, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन कौन करा रहा है? मैं एक एग्जांपल देती हूँ. ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रीन. ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन. अच्छा, दोनों और दोनों डॉक्टर यूसुफ शाबाश, ठीक है, दोनों करा रहे हैं. वो पूछता है कि एपिनेफ्रीन का और ग्लूकागॉन का सेम फंक्शन क्या है? तो बेसिकली ग्लूको नियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ठीक है, ये एमसीक्यू आपका CPSP का, ये मुझे अगस्त में आया था. ठीक है. अच्छा, अब नॉर्मली आपका DPG का लेवल कितना है? ये 5 मिलीमोल. अगर इससे ज्यादा होगा तो ये देखो, ठीक है, ये फिर क्या करेगा? हमने रेस्ट का क्या कहा था? राइट. और लोअर का क्या कहा था? लेफ्ट. ठीक है, तो 5 से कम है तो इट्स, अगली दफा पता चले वो आपको लेवल्स के साथ कर दे. तो बच्चों ये आप लोगों ने खुद सोचना है. अभी तो चले हम ये निकाल रहे हैं ना, लेवल्स भी देखा करो. आपने अगर रफी का एक पॉइंट पढ़ा है तो उस पॉइंट के आगे करो. अच्छा, यहाँ तक सब क्लियर हो गया? मैम आपने एक बताया था पॉइंट कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड किस में इंक्लूडेड होता है और 2, इंटरमीडिएट. 3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड हाँ जी, हाँ जी, मैं बताती हूँ. इंटरमीडिएट ग्लाइकोलाइसिस में. हाँ, ऐसे ही है. इंटरमीडिएट में, हाँ 1-3 वाला है. ओके. ठीक है, तो बेसिकली ये ठीक है, देखो थैंक इंटरमीडिएट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस में ना. ठीक है, तो ये ग्लूकोज से जब पायरुवेट बन रहा है 2 पायरुवेट, तो हमने कहा था कि ये जो आपका है ना इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है, वो ये 1-3 वाला है. और जो 2-3 है इसकी फिर वो कहता है कि आपकी जो अपना एफिनिटी के साथ एसोसिएशन है ये. ठीक है, वो ये वाली एफिनिटी वाली बात ये, इसीलिए मैंने निकाल के रख दिया था. ओके, चलो अब यहाँ कर लिया. इसके बाद जब ग्लूकोज पायरुवेट बनता है तो वो फिर TCA साइकिल में चला जाता है. TCA साइकिल का भी ये सीक्वेंस है, बाद वो ये सीक्वेंस करता है. हम इंशाल्लाह ये बायोकेम में जब करेंगे ना तो डिटेल्ड करेंगे. अब हम वापस आ जाते हैं. तो यहाँ पे इसका भी आंसर हो गया. ठीक है, ये वाले का भी कि एफिनिटी क्यों कम है. ठीक है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा, तो उसके लिए कम है. चलो बच्चों, अब हम इन राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, द मोस्ट लाइकली वैल्यू. अब इसके बाद मैंने ब्रेक नहीं देनी, मुझे लगता है ये 8 o'clock तक भी नहीं होना, इसलिए हम जल्दी जल्दी रीड करेंगे. इन राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ P50 वुड बी. अच्छा बच्चों, ये P50 की वैल्यू अलग से है. ठीक है, फिर आपकी 100 पे क्या है, कितना प्रेशर है, वो सेपरेट है. अभी हम नीचे देखते हैं. तो आपकी 50 पे कितनी है ये साइड पे लिख लो.
P50 ऐसे करके। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रही थी, ये देखो ये मेरा ही अपना ही व्हाट्सएप ग्रुप है, अपने साथ ही है, ठीक है, ये वाला। तो मैं क्या करती थी, ठीक है इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है मगर मैं खुद से ही शेयर कर देती थी ताकि लास्ट में मैं उसको देख लूँ। रात स्क्रॉल डाउन किया और उसको देख लिया, ठीक है, तो इस तरह आप लोग भी करो। अच्छा, नॉर्मल P50 कितना है? अप्रोक्सीमेटली 26 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एट नॉर्मल पीएच टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। तो ये फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, तो ये प्रेशर है। अच्छा, इसके बाद राइट शिफ्ट इंक्रीज, ये सारा हमने पढ़ लिया। P50 इधर कितनी होगी? P50 इंक्रीजेस 35, तो आपकी P50 राइट पे कितनी इंक्रीज करिए? अपना 35 तक। लेफ्ट में कितनी है? फीटल एचपी है, ठीक है, डिक्रीज CO2, ये सारे उसके कॉजेज हैं। इधर P50 कितनी है? लेस देन 20। तो ये आप लोग यूं कर लो, लेस देन 20, फिर 26 और फिर आपका मोर देन 35। तो ये नॉर्मल है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, यूं बना लो, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, एंड पे जब आप रफी खोलोगे ना, आपको ये सारे पॉइंट्स भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आप जस्ट ऊपर से ये वाला एक पेपर निकाल के देख लोगे। अच्छा, लेफ्ट शिफ्ट हो गया। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन ब्लड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा एट 44 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज 2.7। जितने भी रिपीटर्स हैं मेरे जैसे और वैसे भी, ठीक है, ये एक पसंदीदा तरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला वो लाजमी देता है ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज बाय, ठीक है, ली चैटलियर, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है बेसिकली, इसका एक प्रिंसिपल था, हर चीज को इक्विलिब्रियम जरूरी है, ठीक है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। इधर जब हम वो रस्सा खींचते हैं, ठीक है, तो क्या है, हमने एक इक्विलिब्रियम रखा होता है। इक्विलिब्रियम है तो कोई चीज नहीं जाएगी, इधर अगर ज्यादा हो गया तो आप इधर फॉल कर जाओगे, इधर ज्यादा तो सेम है, लेकिन हमें चाहिए ये इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये जो प्रिंसिपल है ये इसको डिफाइन करता है, दैट इज व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम रिस्पॉन्ड टू रिलीव द स्ट्रेस, तो इक्विलिब्रियम लाके तो स्ट्रेस को रिलीव कर दिया गया, ठीक है। तो आपने एक लेफ्ट शिफ्ट है, तो लेफ्ट शिफ्ट में लेट्स सपोज हम कहते हैं कि लोडिंग और अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं, तो नॉर्मल भी तो लाना है ना उसको, जैसे इसने नॉर्मल वैल्यू बताई हुई है आपकी 26, तो हमने इस वैल्यू पे भी तो लाना है, ठीक है। तो वो वैल्यू किस तरह आएगी? इस प्रिंसिपल से। स्ट्रेस इज चेंज इन, और स्ट्रेस किस वजह से है? तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर चेंज, तो वो लेफ्ट और राइट को शिफ्ट कर सकता है। फिर इक्विलिब्रियम लाना है, तो इक्विलिब्रियम इज दिस प्रिंसिपल, ओके। चलो, अब वो कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट इज लेफ्ट शिफ्ट, बोहर इफेक्ट इज राइट शिफ्ट। तो क्या ये आपके ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहे हैं या ये एक एबनॉर्मेलिटी है? इक्विलिब्रियम इज नॉर्मल, वो ये है, ठीक है। और ये जो सा आपका ये वाला सारी चीजें, ये लेफ्ट और राइट, बेसिकली ये वो स्ट्रेस कंडीशन है जिसको बॉडी कॉम्पेंसेट करने के लिए इक्विलिब्रियम लाती है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू लो PCO2 इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट। शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन कर्व टू लेफ्ट ड्यू टू हाइपोकार्बिया। व्हाट इज हाइपोकार्बिया बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड की टेम्परेचर, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डिक्रीज किस में होता है? हमने लोअर एल से, लोअर एल से हेल्डेन, ठीक है, हेल HAL। अच्छा, एक्सेप्ट ऑफ वर्ड, इधर इंक्रीज सिर्फ एक क्या कर रहा था? बाइकार्ब। नहीं नहीं, वो बाइकार्ब के अलावा बताओ। हाइड्रोजन पीएच क्या कर रहे थे वो बताओ। पीएच। पीएच, पीएच ज्यादा। पीएच, ठीक है बच्चों, इसको इधर ही रटो, इसके बाद टाइम नहीं है। डॉक्टर एसन भी कल कह रहे थे ना कि एंड पे आप लोग ऐसे आंख बंद करोगे, आप लोग कहोगे इतना टाइम किधर चला गया, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजों को लिखो, और इसके स्टिकी नोट्स बनाने हैं, वेल एंड गुड। अपना साइड पे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, वेल एंड गुड। अब ये वाला तो मुझे चाहिए, ये आप लोग मुझे अभी ग्रुप में मैसेज करोगे, ठीक है। मैंने एक आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया है, एक चैनल बनाया, ठीक है, एकेडमी की तरफ से। तो हम ये सारे पॉइंट्स उधर लिख दिया करेंगे ताकि एंड पे ये वाली भी जरूरत नहीं हो, किसी को ये ना हो वो पेज खोलना है। अच्छा चलो, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू लोअर PCO2 इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट। दूसरा भी हो गया, विच ऑफ फॉलोइंग अप्लाइज टू बोहर इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीजन, एफिनिटी ऑफ HB। अब देखो इधर ना इसने बताया कि ज्यादा या कम, ठीक है, लेकिन उसने आपके ये जो से हैं ये वाले कंपोनेंट इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसने नहीं बताया कि राइट पे ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, बस उसने एफिनिटी की बात की है, ज्यादा होनी है कम वो उसने डिस्क्राइब नहीं किया। तो मे भी उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी हो क्वेश्चन की। रिगार्डिंग पल्मोनरी पैरामीटर्स, व्हाट हैपन टू देम इन प्रेगनेंसी। अच्छा बच्चों, अगले दिन मैंने एक आप लोगों को दिया था सीक्वेंस, मुझे सीक्वेंस बताओ प्रेगनेंसी में क्या होता है।
कार्डियक आउटपुट कम होता है, FE1 और FEC रेशो कम अच्छा होती बच्चे, है, वो और जब कार्डियक आउटपुट नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्डियक सॉरी सॉरी आउटपुट। कार्बन हाँ हाँ। डाइऑक्साइड। हाँ हाँ, अच्छा आगे। FRC हमारे पास कम होती है। अच्छा, ये सीक्वेंस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये रेशो, फिर आपकी FRC, फिर आपकी TLC टोटल, ठीक है। ये वाले हैं आपके सीक्वेंस ये। ये मैम TLC डॉक्टर लाइट बढ़ती है आयशा या पहले कम ने होती है? करवाया ना जब उन्होंने सबसे पहले FRC को रखा। डॉक्टर आयशा ने मेडिसिन वाली, अच्छा। डॉक्टर उसामा, जितने भी ग्रुप्स हैं यही है। मैं डॉक्टर उनसे कंफर्म कर लेती हूँ। अगले दिन भी उन्होंने मुझे यही कहा था कि सिलिकोसिस ये है, ठीक है। बट कंफर्म तो जब किया तो वो सिलिकोसिस नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने TB को प्रेफर करना है। बट उसके बाद भी फिर डॉक्टर हबीब ने भी उनसे ग्रुप में पूछा था, लेकिन चलो खैर, अलबत्ता मैंने तो भाई यही फॉलो किया है और होता भी यही है ज्यादातर। मैम वो ये होना वैसे TLC यही चाहिए, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, फिर FRC। हम्म है, लेकिन ये ज्यादातर इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और TLC के साथ या FRC के साथ आता है, ठीक है। बट आप लोग देख लो किसको फॉलो करना है, मैंने यही किया था। ये डॉक्टर एहसन से पूछ लेना एक दफा के क्या सीक्वेंस हो, बल्कि मैं पूछ लूंगी, मैं बता दूंगी, ठीक है। अच्छा चलो, TLC कम कार्डियोवेस्कुलर है। होता है या ज्यादा होता है? कम। ये सब चीजें कम हो रही हैं, डिक्रीज की बात की हमने। ये ना आपके आतिफ अफजल के पॉइंट भी हैं। मैं बल्कि इधर निकाल के दिखा नहीं सकती, बहुत टाइम लग जाएगा, छोड़ो। मैं एंड पे दिखाती हूँ, टाइम निकलता है तो, ठीक है। अच्छा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज प्रीलोड आफ्टर, डिक्रीज आफ्टर लोड, ये हमने कार्डियक में कॉन्सेप्ट किए हैं, ठीक है। प्रीलोड का मतलब क्या है? And blood in the heart before it contracts. वीनस हाँ वेनस जी, रिटर्न। ब्लड ठीक है। और आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, वो जो बिफोर कॉन्ट्रेक्शन वाली बात होगी, ठीक है। तो वो जो पढ़ा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली जो लोड पढ़ा हुआ है आपके पास, प्री लोड, ठीक है। आफ्टर लोड इज व्हाट? ये रेजिस्टेंस से एसोसिएटेड होता है, किससे एसोसिएटेड होता है? मैम रेजिस्टेंस जो आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। हाँ जी, ठीक है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस तो ये हो गया, ठीक है। बिफोर कॉन्ट्रेक्शन ये हो गया, और जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे आगे भेज रहा है तो जो रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है दैट इज आफ्टर लोड, ठीक है। तो ये आपका मैम एंड इंक्रीज करेगा। डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रीलोड के साथ है ना? डायस्टोलिक वॉल्यूम में, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में, या आपका कौन सा वॉल्यूम है? देखो अर्ली जो Yes. डायस्टोलिक है वो तो आपका हो गया ना आपके इसके साथ, रिलैक्स स्टेट के साथ। और जो एंड डायस्टोलिक वैसे वो भी होता है, लेकिन वहां से कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी इसी के साथ ही है। प्रीलोड के वैसे साथ, वो ठीक लिंक है। होते हैं उसके साथ वीनस रिटर्न के साथ। हाँ, वो जो आप 3 पॉइंट्स कह रहे हो ना अपने, उसके क्या कहते हैं डॉक्टर हबीब, उसका ना प्रीलोड, जो वीनस रिटर्न है वो, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये तीनों ना एक स्टेटमेंट में इकट्ठे आए हुए, CPSP के साथ देता है। दोनों में से कोई भी MCQ दे देता है, ठीक है। जी। अच्छा चलो, इंक्रीज हार्ट रेट में इम्प्रूव प्लेसेंटा एंड यूटराइन परफ्यूजन, ठीक है। आगे हिस्टोलॉजिकल, सॉरी हिमेटोलॉजिकल, हीम में क्या होता है बच्चों? एनीमिया में, एनीमिया किस तरह होता है मुझे नॉर्मली बताओ। इसमें क्या है? इसमें क्या है? फिजियोलॉजिकल होता है, पैथोलॉजिकल होता है? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल। due to dilutional anemia. डाइल्यूशनल एनीमिया। व्हाट इज डाइल्यूशनल इफेक्ट? डाइल्यूशन हम क्या कहते हैं? ये एक सॉल्टी प्लाज्मा बढ़ वाटर है। जाए। हाँ ठीक है, तो हमने पानी ज्यादा डाल दिया तो इसमें Circulation प्लाज्मा ज़्यादा होता एक्सपेंशन हो जाती है, है। प्रेगनेंसी प्लाज्मा में वॉल्यूम नाज़िया होता एक्सपेंशन। है, नाज़िया एडीएच को रिलीज होता है और एडीएच सर्कुलेशन ज़्यादा करता है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या सबको ही नौजिया होता है? डॉक्टर कौन थे डॉक्टर? इसरार। डॉक्टर इसरार, ठीक है। हर एक को तो नौजिया नहीं होता ना, ठीक है। नहीं, जैसा आप सबको कह रहे नहीं हो, होता। जैसा आप कह रहे हो ट्रिगर करेगा ADH, ठीक है। चलो वो एक मैकेनिज्म होगा जरूर। चलो, एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम दैट इज 50%, इंक्रीज RBC मास दैट इज 25%, ठीक है। प्लाज्मा एक्सपेंशन के साथ भी आता है। हाइपर कोएगुलेबिलिटी, ये क्या बच्चों? क्लॉटिंग ज्यादा होगी कम होगी? हाइपर मीन व्हाट? ज़्यादा ज्यादा होगी। होगी। ठीक है, ये जो हम देते हैं हैपरिन और बाकी सारी चीजें, ठीक है, एस्पिरिन वगैरह, ठीक है। तो जो रिकरेंट या रिपीटेड मिसकैरेजेस के साथ, तो ये हाइपरकोएगुलेबल स्टेट है। प्रोटेक्टिव एडाप्टेशन टू रिड्यूस ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी, तो फिर एक ये मैकेनिज्म है। इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर लाइक फिब्रिनोजिन, हाँ जी। पाथवे क्या है, किसी को आता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे? वैसे हम इधर नहीं करेंगे, अभी अभी टाइम नहीं है। आपके पास एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे,
एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये दोनों मर्ज करते हैं, कॉमन पाथवे बनता है और कॉमन पाथवे से फिर आपके पास फिब्रिनोजिन से फिब्रिन बनते हैं, ठीक है, फिब्रिन बनते हैं। फिर इसको स्टेबलाइज करने के लिए फैक्टर 13 होता है, स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। बस ये एक पाथवे है क्लॉटिंग का, ठीक है, ये समझ लो। तो इसलिए उसने जो बात की है ना ये फिब्रिन वाली, ठीक है, फैक्टर लाइक फिब्रिनोजिन, ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है। अच्छा चलो, रेस्पिरेटरी पे क्या चेंजेस हैं? अब देखो इंक्रीज क्या कर रहा है, मिनट वेंटिलेशन ड्यू टू इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, नॉट रेस्पिरेटरी रेट। तो ये आपके पास मिनट वेंटिलेशन, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, ये दो के साथ एमसीक्यू आता है। टाइडल वॉल्यूम क्या था? जो शैलो ब्रीथिंग के साथ हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं जितने शाबाश, ठीक है। व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी? Sum of all capacities is Sum of total all. lung capacity. सब कैपेसिटीज को टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। अच्छा, कैपेसिटीज भी कह सकते हो और वॉल्यूम भी कह कैपेसिटीज सकते को, हाँ वॉल्यूम बेसिकली, क्योंकि तमाम कैपेसिटीज के अंदर वही आपके वॉल्यूम्स आ रहे हैं और ये सारे वॉल्यूम्स मिलकर ही कैपेसिटीज बना रहे हैं, तो जिस तरह कह लो, ठीक है। अच्छा चलो, तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? डिक्रीज्ड है। अभी किसने पूछा था इंक्रीज है डिक्रीज है, ये देख लो, ठीक है। ड्यू टू डायफ्राम एलिवेशन बाय एक्सपेंडिंग द यूट्रस। अच्छा, कार्बन, यार ये किसका माइक है बच्चों? बर्तनों की आवाज आ रही है, डॉक्टर जारा का था शायद। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिक्रीज स्लाइटली, रेस्पिरेटरी अल्कोसिस ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। देखो प्रेगनेंसी में बेसिकली अभी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लेस है। एक सेकंड जरा मुझे तो होल्ड इसमें करना आप। मेंशन है कि जो TLC है वो डिक्रीज होता है जिस हाँ बस ठीक है, सही है, सॉरी मैं वो कंफ्यूज कर रहा था टाइडल वॉल्यूम और TLC। अच्छा जी, चलो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्निया इज ड्यू टू, हाँ बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन नहीं भेजना, देखो वो सॉरी भूलना, प्रोजेस्ट्रॉन बेसिकली इनिशियली आपका जो सिक्रेटरी फेज है ना, ऐसे होता है आपका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये मेंस्ट्रुएशन है, फिर वेसल्स बनेंगे, एंडोमेट्रियल थिकनेस होगी, इधर ओव्यूलेशन होगा डे 14 पे, फिर सिक्रेटरी फेज आएगा और फिर वो आपकी बेसल लेयर सिर्फ रहेगी, बाकी फंक्शनल और पेराइटल्स ये दोनों उड़ जाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये वाले जो आपका ये वाला फेज है ना, ये वाला खास करके ये, ठीक है, सिक्रेटरी सिक्रेटरी प्रोलिफरेटिव, और पहला फेज कौन सा था? मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो ये जो सिक्रेटरी फेज है यहाँ पे आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। ये मिड साइकिल में आपको LH सर्ज होती है फीमेल्स को, ठीक है। उसके 24 आवर्स के बाद ओव्यूलेशन होती है। तो पहले इधर आपका FSH रेज करेगा, फॉलिकल जो छोटा है वो बड़े होते जाएंगे, ठीक है। और फिर FSH एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, फीडबैक मैकेनिज्म होगा, FSH को इनहिबिट कर देगा, नहीं तो फॉलिकल बहुत ज्यादा बड़े साइज के हो जाएंगे। फिर LH सर्ज आएगा, ठीक है। LH सर्ज कितने? 6 to 10 फोल्ड, और पीक विद इन, अब वो 12 आवर्स था 24 आवर्स था, ये था मेरा ख्याल है 24 आवर्स या 12 आवर्स के साथ आता है, ठीक है। फिर ये आपकी पीक्स आती है 12 आवर में, ठीक है, और उसके बाद 24 आवर्स में ओव्यूलेशन होती है, और फिर आपका ये सिक्रेटरी फेज आता है। अगर तो ओव्यूलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा प्रेगनेंसी का, ठीक है। और अगर ओव्यूलेशन नहीं हुई तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा जो कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, जिसे कहते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम, ठीक है, हेमरेज वाला हेमरेजिकम, ठीक है। और इस वाले फेज में बेसिकली आपका जो इफेक्ट कर रहा है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। और अगर ये प्रेगनेंसी भी हो जाती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अर्ली प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स जो से हैं प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, बाद में प्लेसेंटा फिर बनाएगा, ठीक है। तो ये था सारा आपका फेज, और प्रोजेस्टेरॉन का हमने पढ़ना था तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट हो जाए, इसको फिर से सुन लेना बाद में अगर किसी को समझ नहीं लगी, ठीक है। वैसे ये हम बाद में भी करेंगे, लेकिन ये चीजें नहीं बाद में की जाती, ये MCQs के साथ ही होते हैं, ये इधर ही कर लो तो बेहतर है। ओके, समझ लगी सबको? के रिपीट कर दूं? मैम रिपीट कर दें प्लीज। ओके चले, देखो सबसे पहले ना फॉलिकल होता है, ठीक है, ये मेच्योर मतलब एक स्मॉल साइज होता है, इसने 20 mm तक आना है नॉर्मली,
ये एक मैं क्लिनिकल बात कर रही हूँ प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है, एक होते हैं जो आपके ओवरीज में फॉलिकल का फेज है, एक आपके यूट्रस का फेज है, ठीक है? तो यूट्रस में मेंस्ट्रुअल फेज है। मेंस्ट्रुअल फेज में जो फॉलिकल्स हैं वो बेसिकली ये छोटे-छोटे होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं, ठीक है? ये वाले। फिर क्या होता है कि आपके फॉलिकल्स मैच्योर करने के लिए एफएसएच रिलीज होता है। एफएसएच इसका ये साइज एडल्ट साइज आएगा, ठीक है? फिर क्या होगा, मतलब जो टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल है, जो मतलब मैच्योर फॉलिकल होगा, एफएसएच अब बढ़ता जन्म ना जाए उसके लिए एस्ट्रोजन रिलीज होगा। डे 11 पे मोस्टली हम ना ये देखते हैं, ठीक है? फिर ये एक नेगेटिव फीडबैक से इसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है? एफएसएच बेसिकली इनहिबिट हो जाएगा जब ये 20 का साइज या जितने साइज का भी आ जाएगा, ठीक है? एक नॉर्मल फीमेल में। अभी मेंस्ट्रुअल के साथ इधर जो फेज चल रहा था साथ में वो प्रोलिफरेटिव, इसमें यूट्रस प्रोलिफरेट कर रही है, तैयार हो रही है फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए। अब जब ये साइज अटेन हो गया तो एलएच सर्ज आता है। एलएच सर्ज जो है 6 टू 10 फोल्ड्स होती है और कितने आवर्स पे पीक करती है, 12 आवर्स पे। ड्यूरिंग दिस ये वो जो 14 डेज है ना जहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन से पहले हमें आएगी एलएच सर्ज, ठीक है? दैट इज 6 टू 10 फोल्ड एंड 12 आवर्स पे पीक करेगी। लेट्स सपोज 0 टू 12 आवर्स, तो यहाँ पे 14 डे है आपका, इससे पहले जो 13, लेट्स सपोज 13 डे है, तो 0 से 12 आवर्स पे ये पीक किया एलएच सर्ज, और फिर अगले 12 आवर्स के अंदर अंदर मतलब एक टोटल 24 आवर्स में ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, ये एलएच सर्ज। एलएच सर्ज नहीं आएगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ठीक है? तो एलएच हार्मोन आपका ओव्यूलेशन के लिए नेसेसरी है, तो इसलिए फीमेल में एलएच सर्ज आना जरूरी है। अच्छा, फिर ये 24 आवर्स में ओव्यूलेशन हो गया, दैट इज ये मिड साइकिल ये वाला। अब मजीद अगर प्रोलिफरेशन होनी है सिग्नल जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो ये प्रोलिफरेशन हो जाएगी। अगर ये नहीं हुई आपकी अच्छा अगर लेट्स सपोज हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गई है और स्टेबिलिटी है, तो इसको 14 डेज से ऑनवर्ड जिसने फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक फर्स्ट 3 मंथ्स तक, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मेंटेन रखने, वो होगा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। एग रिलीज हो गया पीछे ये, ठीक है, ये फर्टिलाइज हो गया, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम रह गया ये वाला, ठीक है, इसने रिलीज करना है प्रोजेस्टेरॉन और उसने मेंटेन करना है प्रेगनेंसी को फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट प्लेसेंटा डेवलप कर जाएगा ट्रोफोप्लास्ट से और वो रिलीज करेगा फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वगैरह, ठीक है? आप इधर एमसीक्यू करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्लस इनहिबिन, एक ही एमसीक्यू आता है। अब लेट्स सपोज प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट कर जाएगा। डीजेनरेट करके इसको कहते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम, ठीक है, हेमरेजिकम। यहाँ पे फिर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल डिक्रीज कर जाएंगे, प्रेगनेंसी में इंक्रीज कर जाएंगे और इसमें डिक्रीज। और ये कौन सा फेज चल रहा है, बेसिकली ये फेज है सिक्रीटरी, जो अगला फेज है ये वाले 14 से 28 डे ऑफ द साइकिल। ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा, तो प्रोजेस्टेरॉन का बहुत रोल था, ठीक है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिस्निया इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन, तो डिस्निया इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन। व्हाट इज द फाइंडिंग? तो क्या करेगा ये, मिनिमम वेंटिलेशन इंक्रीज, मिनिमम वेंटिलेशन इंक्रीज। हाँ जी बच्चों, ये मैकेनिज्म जोन सा है ना, ये आप लोगों में से कोई मुझे एंड पे बताएगा कि प्रोजेस्टेरॉन किस तरह वेंटिलेशन को इफेक्ट कर रहा है और किस तरह ये आपकी डिस्निया कॉज कर रहा है, ठीक है? एक तो एनीमिया के साथ होता है, दूसरा ये प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी से, ठीक है? तो ये वेंटिलेशन किस तरह, मिनट वेंटिलेशन है या मिनिमम है? कट है। हाँ मिनट है, ठीक है। इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी मिनट वेंटिलेशन क्या होती है? The amount of blood pass in 1 minute from the Tidal pulmonary volume into circulation. respiratory rate. अच्छा, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। अब ये देखो, मिनट वेंटिलेशन ड्यू टू इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम नॉट रेस्पिरेटरी रेट, तो अगर इस फॉर्मूले को लगाओ टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट, तो एक डिटर्मिनेंट जोन सा ये है, ठीक है, जिसकी वजह से मिनट वेंटिलेशन के ऊपर इफेक्ट होगा। तो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये वाला मैकेनिज्म इधर है, ठीक है। अच्छा जी, इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी विच ऑफ फॉलोइंग अकर, टोटल लंग कैपेसिटी इज डिक्रीज, इसलिए ये एंड पे है ये वाली, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल जोन एफआरसी का बच्चों क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, ये क्या क्या लेते हैं अपने अंदर? Inspiratory reserve volume, tidal volume, and inspiratory reserve volume. रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एफआरसी। Plus tidal volume. नहीं, टाइडल वॉल्यूम नहीं लेता, सिर्फ दो ही आते हैं इसमें।
Tidal बच्चों volume मुझे आता है इसमें। Residual plus expiratory reserve volume. FRC is functional residual ये volume. वो एक्सपायरेट रिजल्ट नहीं आता Residual मैम। वो हमारे पास after the Expiratory end of reserve. expiration जो Expiratory volume reserve बचती है। volume plus एक्सपायरेट residual volume ये दो आते हैं बस। रेजिडुअल वॉल्यूम को क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। No. ओके, अभी मुझे बताओ ये फॉर्मूले के साथ कौन कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। ओके ठीक है Yes. बच्चों, ये इसको करेक्ट करो। इतने फिजियोलॉजी एंड हो गई है आप लोगों को अभी तक फॉर्मूले याद हुए, ठीक है? ये देखो, ठीक है। अच्छा, जो हम करते हैं कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था बच्चों, ये मुझे बताओ। ये हमारे पास है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग ऑफ द फोर्स फॉर एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन ये हो गया। मुझे बताओ अब एफआरसी किस तरह बनेगी? ये दो मिलाएंगे तो बनेगी, क्या होगा मुझे बताओ? रेजिडुअल वॉल्यूम और नहीं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये आपने ठीक है, एक्सपायरेशन का कर दिया, नीचे ये आएगा मैंने क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अच्छा ठीक है। अब रिजर्व वॉल्यूम किधर बनेगा बच्चों? नहीं मैम, ये आपने जो ड्रॉ की है ये हमारे पास एक्सपायरेशन से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। यहाँ आप जो आ गया है वॉल्यूम कैलकुलेट कराओ ना बच्चों, मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट कराओ। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किधर है आपकी? अभी ये मैम नीचे पहले जो वॉल्यूम ड्रा समझ कर लीजिए। दिया ना मैम, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, फिर मैंने इसके ये बाद डाल दिया, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके हाँ, इसके और अभी बाद जो रेजिडुअल, ये रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया, ठीक तो है। ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आती है। हाँ जी, अब ये क्या बन गई आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? बच्चों अब तो नहीं भूलेगा? और ये दो एफआरसी और टोटल लंग कैपेसिटी मुहैया नहीं हो सकते कितने मीटर पर, क्यों? क्योंकि Residual रेजिडुअल volume वॉल्यूम हम नहीं कर सकते मुहैया, तो उसकी वजह से हाँ जी, क्योंकि हम ये ये भी नहीं, नहीं तो होगा। जिसमें ये है तो हम नहीं मेजर करेंगे। तो एफआरसी में आपने ईआरवी दैट इज दिस वन, ठीक है, एंड रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज दिस, ठीक है। तो ये दोनों अगर करोगे तो ये है आपके पास एफआरसी, ठीक है। अब भूलना नहीं है बच्चों, काइंडली। अच्छा चलो, इन लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी रेस्पिरेटरी पैरामीटर बिकम्स डिक्रीज CO2, ठीक है। अब आगे करते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच ऑफ फॉलोइंग डिक्रीज आर्टीरियल PCO2। हाँ जी बच्चों, अभी वो क्या कह रहा था कि आप क्या करते हो, हाइपर वेंटिलेट करते हो तो पीछे आर्टीरियल CO2 कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम एनीमिया इन होगी। प्रेगनेंसी इज जी प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन इन प्रेगनेंसी। व्हाट इज इंक्रीज रेड सेल मास, प्लाज्मा एक्सपेंशन। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज प्रोजेस्टेरॉन। चलो बच्चों ये हमने कर लिया, अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ, वुमेन है 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है, हैज HB12। अब ये इंपॉर्टेंट है, HB कितनी है? 12 है। हेमाटोक्रिट कितना? 25 है। तो ये नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक पेरिफेरल फिल्म है, ठीक है। 32 वीकर है, ठीक है। HB कितना है? ये देखो 9। हेमाटोक्रिट कितना? 20। तो फिर ये क्या चल रही है आपकी? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक पेरिफेरल फिल्म। मुझे बताओ कि ये नॉर्मोसिटिक क्यों है, नॉर्मोक्रोमिक क्यों है? हम एनीमिया कब डिक्लेयर करेंगे? बिलो 7। 7 8 ये वैसे ना। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होगा। अच्छा वैसे भी मैं बताऊँ, 1 मिनट ठहरो। इसमें भी ना जब आप 10 वाली लेवल्स है ना, इसमें आपके पास माइल्ड मॉडरेट स्वेयर फॉर्म है, ठीक है। जो आप 7 वाली कह रहे हो, माइल्ड मॉडरेट स्वेयर, ठीक है, ये इस तरह से है। ये 10 के करीब करीब होती है, ये कुछ 8 9 के करीब होती है, और फिर उससे नीचे ये है स्वेयर, ठीक है। तो वो उसको नॉर्मोसिटिक में ही लिए हुए है, क्योंकि प्रेगनेंसी में फेरेटिन लेवल्स कराते हो, और अगर फेरेटिन लेवल्स भी लो हैं फिर क्या है बच्चों उसको। और HB उसकी आ रही है 9 आ रही है, MCV MCH MCHC सब कम आ रहा है। अब बताओ, Iron deficiency. ठीक है। तो आयरन बेसिकली साथ में अगर डेफिशिएंसी। उसने बाकी चीजें दी हुई है ना, तो फिर वो मे भी उधर उधर सारी चीजें नहीं दी हुई और ऑप्शन इस तरह से हो, तो अगर इधर ही वो आपको MCV वगैरह कम दे देगा और 9 HB देगा, फिर आप एनीमिया जो माइक्रोसिटिक वाले में MCH MCV कम दिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी तरफ जाओगे, क्योंकि 9 तो कम है। व्हाट इज डायग्नोसिस इज फिजियोलॉजिकल चेंज, ठीक है। स्नेरियो, अच्छा वो कह रहे हैं वो उसने खुद बताया हुआ है, और वो सिर्फ पूछ रहा है कॉज क्या है, वो ये है फिजियोलॉजिकल चेंज। स्नेरियो ऑफ प्रेगनेंसी इन विच HB, अच्छा मेरी आदत है मैं आधी चीज पढ़ती थी और आंसर इस तरह नहीं करना, मेरे जैसे भी होंगे कुछ स्टूडेंट्स। Scenario of pregnancy in which HB in first trimester is 11.5 but at term it becomes 9.5, तो physiological change। अच्छा बच्चों ये VQ मिसमैच है, ये मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की थी, आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो फिर मैं करा देती हूँ, अगर देखी है तो फिर टाइम बच जाएगा, बताओ।
जल्दी जवाब दे दो। नहीं देखी। शाबाश। देखिए ठीक है, मतलब देखोगे भी नहीं तो मतलब मैं इधर जल्दी जल्दी पढ़ा दूं। चलो सुनो फिर, मुझे एक बात बताओ, एम्बोलिस है और एक है आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे का। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा और एम्बोलिस में क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन में अगर वेंटिलेशन या ऑब्स्ट्रक्शन परफ्यूम? है तो फिर वेंटिलेशन इफेक्ट होगी और एम्बोलिज्म में जो है परफ्यूजन इफेक्ट होगी। परफ्यूजन। तो वेंटिलेशन में बेसिकली होता क्या है कि जो आपका पाथ है वहां से जो आपकी एयर आ और जा रही है, ठीक है। और परफ्यूजन क्या है कि जो ब्लड के अंदर आपके पास कंटेंट है जो कि डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो रहा है, तो दैट इज परफ्यूजन। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट रखो, ठीक है। अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ, डॉक्टर ऐसा ने बहुत अच्छा कराया था उस दिन, मैं उनका लेक्चर सुन रही थी। ये आपका लंग है, ठीक है। इस लंग में कितनी जोन्स हैं? 3 ओके, कौन कौन सी? अपर मिडिल एंड लोअर। ठीक है। अब ऑक्सीजन कंटेंट कहाँ ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट कहाँ ज्यादा है? ऑक्सीजन जो है फर्स्ट जोन में ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन पैक्स में डाइऑक्साइड ज्यादा। थर्ड जोन में। एपेक्स पे क्या ज्यादा है बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड? लोअर लोअर पे वेंटिलेशन? कम है। ऑक्सीजन ओके लोअर। ओके, वेंटिलेशन और परफ्यूजन? परफ्यूजन लोअर में ज्यादा होगी और इफेक्ट पे वेंटिलेशन ज्यादा होगी, इस पे जो है वेंटिलेशन परफ्यूजन ज़्यादा ज्यादा। होगी, परफ्यूजन कम। एपेक्स पे वेंटिलेशन ज्यादा है और बच्चे कह रहे हैं बेस पे परफ्यूजन, ठीक है। ठीक हो गया, अभी ये तो कॉन्सेप्ट चलो हो गया। अभी सिर्फ हमें इसकी बात मैम नहीं, बता, अब इस पे एपेक्स में वेंटिलेशन कम है लेकिन परफ्यूजन कम है। दोनों ही बेस पर आते सर हुए ने ज्यादा कहा हो था जाते कि हैं, दोनों लेकिन कम है परफ्यूजन जो है एपेक्स वो में। ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है। और अच्छा ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके, मुझे वेंटिलेशन कम है लेकिन परफ्यूजन उससे भी ज्यादा कम है। परफ्यूजन उससे भी ज्यादा कम है, तो उसकी वजह से आपकी ये रेशो पे क्या इफेक्ट होगा? ज्यादा होगी। इंक्रीज होगी रेशो। डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज है तो फिर आपकी वैसे भी जो एक कॉन्सेप्ट है तो बेसिकली ये होगी ज्यादा। अब डिक्रीज है बेसिकली हाँ ठीक है, अब इसकी कॉज क्या है? लेट्स सपोज हमारी वेंटिलेशन इफेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो ऑब्स्ट्रक्शन। गई। तो ऑब्स्ट्रक्शन में आपकी रेशो को क्या होगा? अब ये वाले पॉइंट पे आओ ना कि जब आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर क्या होगा? इफ एयरवे इज ब्लॉक्ड वेंटिलेशन इज जीरो, मानते हो इस चीज को? वेंटिलेशन नहीं हो रही। एंड इफ ब्लड फ्लो इज नॉर्मल, हाँ नॉर्मल, देन फिर जस्ट आपने इस इक्वेशन के अंदर कम ज्यादा को छोड़ दो, फिर हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी मैम है, ठीक है। डिक्रीज हो तो जाएगी। हाँ ठीक है, और डिक्रीज किस कंडीशन में होती है? ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन की कोई कॉज दो ना मुझे, फॉरेन बॉडी या कुछ और कुछ भी दो। मतलब कि फॉरेन बॉडी है तो फॉरेन फॉरेन बॉडी, कोई ट्यूमर, कोई मैस, कुछ भी, ठीक है। तो बेसिकली एग्जांपल के साथ, मैम सो देयर एस्थमा। इज नो एस्थमा। अच्छा चलो, एस्थमा में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है? पार्सल होती है। ठीक है, लग सकती है, लग सकती है, ठीक है, बट डिपेंड करता है सेवेरिटी ऑफ द डिजीज के ऊपर, ठीक है। सो देयर इज नो गैसियस एक्सचेंज PO2 एंड PCO2 मैम ऑफ सवेयर एस्थमा के अंदर। हाँ जी ठीक है। पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड विल अप्रोच देयर जी वैल्यूज इन, बिल्कुल। अच्छा बच्चों ये है, अब ये पूछता है CPSP कि PO2 एंड PCO2 ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड विल अप्रोच देयर वैल्यूज इन मिक्स्ड वीनस ब्लड, इसका क्या मतलब है? ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, कुछ नहीं हो रहा इस वजह से। क्या नहीं हो रहा? सॉरी आवाज स्टार्टिंग नहीं आ ऑफ रही डॉक्टर। गैस एक्सचेंज नहीं होगा। गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर क्या होगा बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड शंटिंग ऑफ ब्लड। है वो यहाँ पर। ठीक है, मुझे बताओ ये मिक्स्ड वीनस ब्लड किधर पड़ा होता है? वीनस साइड पे। ओ वीनस साइड पे एक वो क्वेश्चन, ठीक है ओके, मैं वो दूसरा आर्टरी वाला कॉन्सेप्ट ला रही थी, वो तो आर्टरी है। ठीक हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जब चेंज नहीं है तो फिर वो दोनों आपके ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे, मिक्स्ड वीनस ब्लड में जो सा और जो आप पल्मोनरी कैपिलरी में, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका MCQ है। इसके बाद है पल्मोनरी एम्बोलिस में क्या होगा?
अब आपकी जो पल्मोनरी जो है आर्टरी वे, अच्छा एम्बोलस किधर होता है, आर्टरी में वेन में? आर्टरी में। आर्टरी में। आर्टरी का काम क्या बच्चों, क्या ला रही है हाँ लंग्स की तरफ? ब्लड अवे फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है। ठीक है, अब हम पॉइंट पढ़ते हैं। इफ ब्लड फ्लो इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय द एम्बोलस including pulmonary artery then blood flow is zero, ठीक है। इफ वेंटिलेशन नॉर्मल देन ये हो गया, तो फिर आपका बेसिकली ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिट, ठीक है। तो ये किस में होगा, व्हाट इज कॉल्ड डेड स्पेस। डेड स्पेस को क्या होगा, जब आपका ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज डिक्रीज होगी, डेड स्पेस इंक्रीज अच्छा, होगी और इंक्रीज होगी, इंक्रीज इंक्रीज करेगी डिक्रीज? एक बच्चा एक 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 का फाइनल आंसर बताओ बच्चों। इंक्रीज इंक्रीज डेड स्पेस इंक्रीज होगी मैम। इंक्रीज करेगी क्योंकि अगर एक्सचेंज ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी आपके पास फिर डेड स्पेस बन जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जब आपके पास एम्बोलस है तो ये आपको डेड स्पेस इन्फिनिट या अच्छा, अब शंट किस में बनेगा और ये किस में बनेगी, शंटिंग किस में होती है? शंटिंग मैं वो बोला नहीं था उस वक्त इसलिए, ये शंटिंग ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। शंटिंग जीरो, ठीक है, ये सारी आपके पास उसमें आते हैं। और जब मिक्स्ड वीनस ब्लड को पहुंचे, अब जब हम एम्बोलस की बात करेंगे, नो गैशियस एक्सचेंज PO2 PCO2 ऑफ एल्वुलर एयर विल अप्रोच देयर वैल्यू इन द इंस्पायर्ड एयर। तो आप जो इंस्पायर्ड एयर ले रहे हो और जो एल्वुलर एयर है, इधर एल्वुलाई पड़े हुए हैं, ठीक है, अब क्योंकि यहाँ से डिफ्यूजन नहीं हो रही तो वो दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ये चीज याद रखनी है जो बच्चे न्यू हैं, कि जब आपको ऑब्स्ट्रक्शन की बात करेगा वहां पे आपका मिक्स्ड वीनस ब्लड, और जब आप यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज के साथ, और जब आपकी गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर एल्वुलर एयर अप्रोचेस द वैल्यू इन आपके इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। ये एमसीक्यूज हमारे नवंबर में भी आए थे, ठीक है। एट एपेक्स, अच्छा अब ये वाला पढ़ ले जरा, ये जो चीजें हमने पढ़ी थी, वन पे क्या है, वेंटिलेशन इज लो बट ब्लड इज वेरी लो, ठीक है, एज कम्पेयर टू वेंटिलेशन। एज अ रिजल्ट PO2 इज हाई एंड PCO2 इज लोअर एट एपेक्स जोन 3 दैट इज बेस्ड। हाँ जी, किस चीज में, किस एक कंडीशन में जोन 3 जोन सा है, जोन 1 एक्स लाइक जोन 3, ऐसे ही था ना एक्सरसाइज। MCQ? हाँ, एक्सरसाइज एथलीट्स वगैरह में, ठीक है। तो ये है कि जोन 1 एक्स लाइक जोन 3, ठीक है। तो इसमें क्या, वेंटिलेशन इज हायर एंड ब्लड फ्लो इज मच हायर, सो रेशियो इज डिक्रीज, एज अ रिजल्ट PO2 इज लो एंड PCO2 इज हाई एट द बेस। अच्छा चलो, अब ये पॉइंट्स जल्दी से मैं सुन लूं, सुन लेती हूँ। 8 बजे कहा था मैंने पढ़ाने का, ये तो 8 तो इधर ही हो गया। एपेक्स ऑफ लंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई? जी बच्चों, रेशियो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? इंक्रीज रेट करेगी। इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये इंक्रीज लिखा हुआ है, एट एपेक्स ऑफ लंग विच ऑफ फॉलोइंग अकर, तो इंक्रीज VQ, ठीक है। ऑन स्टैंडिंग, ओके, ऑन स्टैंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट एट द एपेक्स ऑफ द लंग, फिर रेशियो की बात कर रहे हैं। विच ऑफ फॉलोइंग हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ COPD? VQ इज मिसमैच इज व्हाट, वैल्यू क्या होगी बच्चों COPD में, लेस देन और ग्रेटर देन 1? लेस देन, ठीक है, द वैल्यू दिया हुआ लेस देन लेस देन 0.1, 8 0.1। अच्छा, इन जोन 1 ऑफ द लंग अपर जोन, तो उधर क्या है, डेड स्पेस इज हाई, जोन 1 पे डेड स्पेस इज हाई, ठीक है। उधर क्या नहीं हो रहा, ऑब्स्ट्रक्शन, सॉरी क्या नहीं हो, क्यों आपकी डेड स्पेस क्यों हाई है वहां पे? वेंटिलेशन वेंटिलेशन इज लो, और ब्लड फ्लो कैसे है, इज वेरी लो, वेंटिलेशन के साथ के एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है, एक्चुअली लो है, ठीक है, तो इसलिए डेड स्पेस का उसके साथ एसोसिएशन है। During normal inspiration, more air goes to the alveoli at the base of the lung than to the alveoli at the apex of the lung, ठीक है। तो जब आप इंस्पायर कर रहे हो, मोर जा रही है आपकी जो है एयर इनटू आपकी alveoli जो बेस पे एज कम्पेयर टू जो अपेक्स पे, तो इधर है द alveoli at the base of lungs are more compliant। अच्छा बच्चों, ये ना MCQs पढ़ लेते हैं, ये आप लोगों के वाइवा के काबिल नहीं है। तो बेसिकली लोअर जोन के जो आपके एल्वुलाई हैं दैट आर मोर कंप्लाइंट, क्यों बच्चों, ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है कुछ? ग्रेविटेशनल इफेक्ट से ब्लड फ्लो का कोई है जिसने जी परफ्यूजन मैम करनी है? है। तो बच्चों बोलो ना। ओके, इन द सुपाइन पोजीशन, सुपाइन कौन सी पोजीशन है, सीधे लेटे होते हो वो, और प्रोन जो उल्टा लेटे होते हो, ठीक है। ज्यादा होगा। हाँ जी, व्हाट डिक्रीजेज एट द अपेक्स ऑफ लंग, दैट इज वेंटिलेशन। वो कहते हैं कि एक बंदा है उसकी उल्टे लेटे हुए रेस्पिरेशन अच्छी होती है, ठीक है, ऐसे करके भी है, वो क्वेश्चन देते हैं CPSP वाला कि किस पोजीशन में ज्यादा अच्छी होगी, तो उसमें आपने प्रोन करना होता है।
ठीक है, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन डिक्रीज्ड है। इट इज ऑल्सो आस्क्ड दैट डिक्रीज ऑफ विच ऑफ अकर एट द एपेक्स ऑफ लंग दैट इज वेंटिलेशन इन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस द VQ रेशियो विल बी इनफिनिट। फिजियोलॉजिकल शंट व्हाट विल प्रेजेंट व्हेन VQ इज 0 शंट, ठीक है 0, ठीक है। एस से शून्य, शून्य लाइक हिंदी का लफ्ज है, शून्य इज लाइक 0, ठीक है। हाइपोक्सिया एट रूम टेम्परेचर स्टार्टेड 100% ऑक्सीजन, P alveolar is 670 बट PaO2 दैट इज आर्टीरियल, ठीक है। PA बड़े वाला तो ये एल्वुलाई, ठीक है, और आर्टीरियल छोटा 70। व्हाट इज लाइकली कॉज, तो ये VQ मिसमैच करेगा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन physiological cause of hypoxemia is ventilation perfusion inequality. A medical student waiting to do her first patient interview at the clinical skill center became very anxious and increased heart rate of alveolar ventilation. If her rate of carbon dioxide production remain constant, which of the following will decrease PaCO2 in blood? हाँ जी, ये वाले बच्चे एमसीक्यूज होते हैं मुश्किल, क्योंकि इतना लंबा स्टेटमेंट होता है, आंसर तक आते आते आपकी खुद की बस हुई होती है। तो इसलिए इससे एमसीक्यूज को पहले आप थोड़े पार्टीशंस में करो डिवाइड, ठीक है। कि आपने वो बेसिकली ये जो आपका रिफ्लेक्स एक इंटरव्यू कर रहे हो तो उस टाइम पे ज्यादा क्या होगा आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी, एक अलग पॉइंट है ये, ठीक है। वो कह रहे हैं कि स्किल सेंटर बिकम वेरी एंशियस हो गया और इंक्रीज हो गया उसका हार्ट रेट ऑफ इंक्रीज, सॉरी हर रेट ऑफ एल्विलर वेंटिलेशन, में सोच रही हूँ बार बार, तो वेंटिलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है बच्चों? मैडम उसका सिंपैथेटिक Alveoli का सिस्टम pressure एक्टिवेट और होगा ना, तो उसकी वो वजह से, अपना हाइपर वेंटिलेट करेगा वो, activity ठीक है, और फिर हाइपर उसके बाद वेंटिलेट करेगा, जी, और उसके अलावा फिर ब्लड फ्लो भी ज्यादा होगा, इसका ठीक रेट है। ऑफ जो एल्वेओलर वेंटिलेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन वो साथ में अगर अगली स्टेटमेंट कह रहा है कि उसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन है वो रिमेन कांस्टेंट है, इट्स मीन कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसकी यानी कि वो प्रोडक्शन कांस्टेंट है, लेकिन ब्लड ज्यादा आ रहा है, ब्लड के साथ उसके जो आर्टीरियल में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होगी वो भी तो ज्यादा आ रही होगी, वो आगे डिफ्यूज नहीं हो रही होगी, तो इस वजह से जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड में डिक्रीज कर जाएगा। ठीक हो गया डॉक्टर वकास, शाबाश, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और बड़े नॉर्मल तरीके से, कि बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो बस ये उसने पूछा, अगर वैसे अगर मैकेनिज्म देखा जाए हाइपर वेंटिलेशन की, कि आप इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो हाइपर वेंटिलेट, जबकि इधर उसने रेट ऑफ प्रोडक्शन नॉर्मल रखा हुआ है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी के साथ है, ठीक है, इसका एसोसिएशन तो रिमेन्स कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, दैट इज PaCO2 इन द ब्लड, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हाइपर वेंटिलेट कर रहे हो, प्रोड्यूस तो नॉर्मल हो रहा है, निकाल तो रहे हो ना ज्यादा। अच्छा, विच टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज एसोसिएटेड विद, हाँ जी, एंजाइटी में भी है। एंजाइटी, बिल्कुल, फियर, एंजाइटी, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट। अच्छा, विच टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज PO2 एंड इंक्रीज A ग्रेडियंट, बच्चों ये A ग्रेडियंट कौन सा था? मैम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और एल्वुलर ब्लड, सॉरी आर्टीरियल हाँ जी, हाँ जी, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड और जी एल्वुलर। जी, शाबाश शाबाश। तो ये क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट शंट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट शंट, डिक्रीज PO2, राइट टू लेफ्ट शंटिंग का क्या मतलब है बच्चों? मैम इसमें ये होगा ना कि जब यानी कि हमारे पास हाइपोक्सिया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसकी जो है वो डिक्रीज है, लेकिन ब्लड फ्लो तो नॉर्मल होगा, जिसकी वजह से जो है वो अपना हमारी जो उसकी होगी अपना ब्लड जो है वो अपना अपर लोब में अपर उसमें जाना चले जाएगा जोन में, और जिसके बाद वो एक सर ने कॉन्सेप्ट दिया था कि, लेकिन वो मैम वो कंस्ट्रिक्शन के हवाले से था, कल में मैं उसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं मुझे तो भैया इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैम जो वेट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट है वो बेसिकली यही बता रही है कि जो राइट साइड ऑफ द ब्लड है वो डायरेक्टली लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है विदाउट गेटिंग ऑक्सीजनेटेड। मतलब ये कि कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है जो ब्लड को ऑक्सीजनेट नहीं कर रही, तो ब्लड डायरेक्टली राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है विदाउट अच्छा, गेटिंग ऑक्सीजनेटेड। मैम ऑक्सीजनेटेड, इसमें ठीक ना हो गया। इसमें डॉक्टर ऐसा ने बताया था कि अगर हमारे यानी कि कंस्ट्रिक्शन
आ जाए एल्वियोज में, तो लेकिन ब्लड फ्लो ज्यादा हो और ऊपर से मतलब हमारे पास जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो, तो उसको वेंटिलेट करने के लिए ब्लड फ्लो वो ऊपर एपेक्स की तरफ जाएगा। जब वो ऊपर एपेक्स की तरफ जाएगा तो फिर वो जो ब्लड है वो मतलब हो जाएगा राइट टू लेफ्ट शंट की तरफ आना शुरू हो जाएगा, उसमें से ब्लड उस फ्लो उस तरफ आए। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट था, मैम एग्जैक्ट इसका उसका इसका कंसेप्ट ये है कि अभी वो बता रही है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम है। जब वो कम है तो उसके पास अपना जो स्टोर है ऑक्सीजन वो नहीं है, मतलब जो एचबी की एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन वो ज्यादा हो जाती है, मतलब कैरी नहीं करती। और हमने लेफ्ट शिफ्ट में यही कहा है कि उसमें ऑक्सीजन बाइंड होती है, टिश्यू को नहीं देते। तो मेन मतलब सिंपल कंसेप्ट है इसमें कि ठीक है, राइट से लेफ्ट मतलब ये है कि वो स्टोर फॉर्म में हो रहे और डिलीवर नहीं कर रहे। मेन ठीक मतलब हो ये। गया, समय लग गई। बाउंड फॉर्म होगी तो वो डिलीवर नहीं कर रहा, आपकी डिसोसिएशन जी नहीं जी हो रही। जी जी मैम। अच्छा डॉक्टर वकास, ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर है ना, मतलब आप इसको लगा लोगे तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। वो डॉक्टर ऐसे नहीं हो सकता कोई दूसरी सिचुएशन से या इसी सिचुएशन से, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है कि ये बेसिकली अनलोडेड फॉर्म है और ये आपकी लोडेड फॉर्म है, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है, ताकि वो अवेलेबिलिटी हो। चलो, विच ऑफ फॉलोइंग विल बी सीन इन पल्मोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म? इंक्रीज वीक्यू रेशियो, ठीक है। अ क्लॉट इन पल्मोनरी आर्टरी विल कॉज इंक्रीज वीक्यू। हाँ जी बच्चों, आप मुझे बताओ, एम्बोलस है तो फिर इधर आपकी क्या कंडीशन होगी? आपकी मिक्स्ड वीनस ब्लड को रीच करेगा या आपकी जो सी है एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको रीच करेगा? जल्दी बताओ। इंस्पायर्ड एयर में जो है वो जी, इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड एयर एयर की वैल्यू को, शाबाश शाबाश। अच्छा, 3 days आफ्टर डिलीवरी ऑफ वुमेन डाइड, हाँ जी, बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलस। बच्चों, पल्मोनरी एम्बोलस में आपकी ईसीजी पे क्या वो आता है, पैटर्न आता है? Weak SQ, Q3, T3. ठीक है। अच्छा, उसके आप मुझे बताओ कि आप वो क्या कराओगे उसके लिए, अपना डायग्नोसिस क्या कराओगे? स्कैन करेंगे या सिटी एंजियोग्राफी के सीटी एंजियोग्राफी, ठीक पहले है, ये गीली आपका एमसीक्यू आता है। हाँ। मैम अच्छा ये कि डॉक्टर आयशा ने कहा था कि गैलियम स्कैन को हम प्रेफर करेंगे सिटी एंजियो के, लेकिन मैंने कहीं अच्छा पे नहीं डॉक्टर देखा हबीब, गैलियम स्कैन गैलियम प्रेफर स्कैन करना आता चाहिए। था बट मैंने नहीं किधर देखा कि गैलियम स्कैन अब आता। वो पुराने वक्तों के थे एमसीक्यूज, ठीक है। अब गैलियम मैम स्कैन के साथ ये जो न्यू गाइडलाइंस है उनमें सीटीपीए ही है। हाँ यही आता है, मैंने नहीं देखा। मैं भी जब पढ़ती थी ना तो हमने गैलियम स्कैन पढ़ा था, बट ऐसा मैंने नहीं देखा किधर, ठीक तो है। अगर आए तो हमने क्या करना है? आएगा ही नहीं। और अभी एक इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह। से गीलियम स्कैन का मैम एक जगह पर गैलियम स्कैन प्रेगनेंसी के साथ आया था कि प्रेगनेंसी हो तो गैलियम स्कैन मोर देन सीटीबीए। नहीं, ये कहाँ आया था डॉक्टर? और जो कंट्रास्ट है वो फीटल टॉक्सिक है, मतलब वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करता है। इसका कंट्रास्ट मुझसे पूछ रहे हो? देखता हूँ। क्योंकि मैम सीटीपीए में तो हम कंट्रास्ट देते हैं ना। अच्छा, आप वो कह रहे हो कि वो फिर फीटल को प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, ये आप क्वेश्चन कर रहे हो या आप वैसे बता हाँ, रहे हो कि अगर इसलिए हम नहीं गैलियम करेंगे? क्रॉस नहीं करता और सीटीपीए में क्रॉस करता है तो फिर हम प्रेगनेंसी में गैलियम की तरफ जाएंगे। देखो, ऐसी चीजें जो हाँ आपके जी प्लेसेंटा ब्लड बैरियर को क्रॉस करे, इधर इट्स ड्रग्स, ठीक है, खास करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है, ठीक है डॉक्टर हबीब, एक ये भी चीज है, क्योंकि बाद में ऑर्गन डेवलप कर जाते हैं, ठीक है, तो लेटर प्रेगनेंसीज में दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, ठीक है, कि सिनेरियो मैम उसने क्या एक और पूछा है। चीज है, हम्म, प्रेगनेंसी में हम लोग सीटी स्कैन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मतलब हम एक्सरे भी नहीं कर सकते, देखो देखो, बेसिकली फिर वो हम क्या गैलियम है, की वो तरफ जाएंगे। बेसिकली स्ट्रक्चरल डिफेक्ट करते हैं, वो म्यूटेशंस कॉज करती हैं, ये वाली चीजें आ जाती हैं ना, उसमें रेज हैं, ठीक है, इसलिए नहीं कर सकते, ठीक है। जी बट उधर भी बेसिकली होता ये है कि जो आपके फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर, खास करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यही बात कर रही हूँ, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि उसमें आपके ऑर्गेनोजेनेसिस म्यूटेशन का सबसे ज्यादा चांसेस उसमें है, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि ये जो रेज हैं ये कभी भी आपके सेल्स को म्यूटेशन कर सकते हैं, तो इसलिए होल प्रेगनेंसी ही ओवरऑल इफेक्टेड हो सकती है, ठीक है। अच्छा सॉरी मगर मैम, वो ना एक एमसीक्यू था, वो इसके टॉपिक के रिलेटेड नहीं है वो, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड रिलेटेड था कि अल्ट्रासाउंड पल्मोनरी में वो कितनी इसकी वेवलेंथ होती है इसकी अपना देने के लिए इसका 20,000 हर्ट्ज वाली जो कह रहे हो, वो 2 MCQs जी हैं जो जी बड़े कंफ्यूज करते हैं। जी 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 एक बिल्कुल लेस देन 20,000 है, एक मोर देन 20,000 है, ऐसी है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ हाँ, वो मैं ना निकाल के आप लोगों को भेजूंगी, तो वो भी उसको साइड पे कर दो। मुझे अंदाजा है वो पिछले बैच में भी कंफ्यूजन थी, उससे पिछले में भी थी, वो निकाल के मैं भेजूंगी, ठीक है। अच्छा
बस मुझे वो अगर किसी को स्टेटमेंट मिले तो मुझे भेज दे, और अगर मुझे खुद मिल गया तो फिर जब भी मिला मैं भेज दूंगी। अच्छा चलो बच्चों, अभी बहुत पड़ा है, जल्दी कर लो प्लीज। विच ऑफ फॉलोइंग विल बी सीन इन पल्मोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म? इंक्रीज वीक्यू रेशियो, अ क्लॉट इन द पल्मोनरी आर्टरी विल कॉज इंक्रीज वीक्यू रेशियो। क्योंकि आज नहीं हुआ, फिर आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा। 3 days आफ्टर डिलीवरी वुमेन डाइड बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो वीक्यू रेशियो अचीव इन्फिनिटी। 49-year-old मैन है, पल्मोनरी एम्बोलस है, completely blood blocks blood flow to his left lung, as a result which of the following will occur? ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन में वो जो पिक्चर आती है, alveolar PO2 in left lung will approximately equal to the PO2 in the inspired air। ठीक है, तो एम्बोलस की बात कर रहे हैं। अब पल्मोनरी एम्बोलस दैट ब्लॉक ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट लंग, तो वही वाली बात फिर से उसने की है। पल्मोनरी एम्बोलस लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर, द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म इन वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। ठीक है, ओके अच्छा चले, अब आगे करते हैं। वीक्यू रेशियो इंक्रीज इन पल्मोनरी एम्बोलस और वीक्यू रेशियो डिक्रीज इन पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, ये एक न्यू पॉइंट ऐड हुआ मेरा ख्याल है, पुरानी में नहीं है। अच्छा चलो बच्चों, अब ये देखो, सडन डेथ इसका है 24 आवर्स में, लेट्स सपोज, तो ये एडिमा डेवलप कर जाता है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन इज बाय मेडुलर सेंटर। ठीक है, मेडुलरी में आपके पास 4 सेंटर होते हैं, जिसे हम कहते हैं VCRS। वी इज वॉमिटिंग, C से कॉफ, R से रेस्पिरेशन, S से सैलिवेशन। ठीक है, फर्दर रेट एंड डेप्थ। अच्छा ये बच्चों, ये अब बच्चे इधर कंफ्यूज करते हैं। व्हेनेवर देयर इज रेट एंड डेप्थ, ठीक है, डेप्थ लाइक एम्पलीट्यूड ऑफ द, ये जो आपका रेस्पिरेशन है, ठीक है, तो ये रेट जो आपका नॉर्मली लाइक 12 to 15 कर लो। ठीक है, मोर देन 20 इज टेकिपनिया, लेस देन इज लाइक ब्रेडिपनिया। ठीक है, तो रेट एंड डेप्थ कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका निमोटेक्टिक सेंटर। ठीक है, ये निमोटेक्टिक सेंटर, और ये हमें आया था अगस्त में, ये वाला। ठीक है, अब कुछ हम कर लेते हैं सेंटर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मेडुला, और फिर आपके पास हैं एपनियोस्टिक सेंटर्स वगैरह, पॉन्स वगैरह। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये आपके पास राइट और लेफ्ट है। राइट वाला किसको कंट्रोल कर रहा है? लेफ्ट को, और लेफ्ट वाला राइट को, पहली चीज होगी। ठीक है, फिर इसमें आपके पास ब्रेन के पार्ट हैं, जिसमें आपके पास फ्रंटल, पेराइटल, ठीक है, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। तो ये आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब आपका मिड ब्रेन होता है, और हाइंड ब्रेन में क्या चीजें आ जाती हैं पीछे अगर आ जाओ तो? यहाँ ब्रेन स्टेम की बात करें तो occipital उस, lobe और नहीं ब्रेन नहीं, स्टेम, ऑक्सीपिटल, हाँ ब्रेन स्टेम बताओ क्या आता है? मिड ब्रेन, सही मेडुला और बोला। सीक्वेंस में वो तो बताओ ना। मेडोला पॉन्स। डेटा मिड मिड ब्रेन में ब्रेन, आएगा ना पॉन्स वो और तो। मेडुला। मिड ब्रेन हो गया ना, तो यार ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला। ठीक है, सेरिबेलम इसके साइड पे आता है, बट ये 3 आपके उसमें आ गया ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल बता रही हूँ कि मैं ये आपके पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। लोब्स उसमें आपके पास फ्रंटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल है। अब ये जो पॉन्स वाली साइड है, ये आपकी ऑक्सीपिटल लोब, जहाँ पे आपके पास बेजलर आर्टरी वगैरह ऐसे आ रही होती हैं। ठीक है, अब हमने जो पॉइंट करना है वो मेडुला करना है, हमने सॉरी मिड ब्रेन कर दिया, मेडुला करना है, और ये पॉन्स को पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ मैं एरियाज बता रही थी आप लोगों को। अब ये देखो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रीथिंग कैन बी अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। तो मैंने जो एमसीक्यू पूछ रही हूँ कि अगर पॉन्स से अबव कुछ उड़ गया, क्योंकि पहले पॉन्स है और फिर मेड्यूला है, पॉन्स से ऊपर हमने कुछ कर दिया डैमेज, तो वो क्या है? आपके वॉलेंट्री कंट्रोल को इनहिबिट कर देगा, रेस्पिरेशन। अभी डॉक्टर आयशा आप सांस लें, अब आप सांस छोड़ें। आपने ये जो किया, ये आपके अपने कंट्रोल में था, दैट वाज बेगम। अच्छा, कैन होल्ड ब्रीथ और कैन टेक रैपिड ब्रीथ। ठीक है, आप वो जो बच्चे जानबूझ के गेम खेलते हैं, लंबा लंबा जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, कैन रिजल्ट इन हाइपोवेंटिलेशन एंड हाइपरवेंटिलेशन। तो ये कंट्रोल है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। अब मेडुला में मैंने आप लोगों को बोले 4 आपके सेंटर्स। ठीक है, तो वो हो गया आपके पास VCRS के निमोनिक से। तो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, इसका एमसीक्यू आता है कहाँ पे होते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन कौन सा एरिया? ये एक एमसीक्यू, ये आप लोगों ने मुझे अभी, ये असाइनमेंट है, मुझे पिक्चर भेजनी है आप लोगों ने। अच्छा जी, इसका हमने यूं लिखा हुआ था डाइव, मैंने कल DIVE, डॉर्सल ग्रुप है, वेंट्रल ग्रुप है। ठीक है, ये बताओ ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट कौन सा है? सेरिबेलम, नहीं नहीं, सेरिबेलम तो नहीं पढ़ा। ऑक्सीपिटल,
पॉन्स है मेडुला? मैम पॉन्ड है। पॉन्स, ठीक है। ये देखो ना, डॉक्टर क्या नाम था डॉक्टर साहब का हमारे, या दोनों का नाम कंफ्यूज होता मुझे। चलो ये देखो, ये जो पॉन्स है ऊपर और नीचे मेडुला, एमपीएम, पहले मिड ब्रेन फिर पॉन्स फिर मेडुला। तो ऊपर है आपके पास पॉन्स, ठीक है। तो पॉन्स में आपके पास है निमोटेक्टिक सेंटर और एपनियोस्टिक सेंटर, ठीक है। तो इसको करते हैं हम उपला, यू से अपर, ई से निमोटेक्टिक, ये देखो ऊपर पड़ा है, एल से लोअर, ए से एपनियोस्टिक सेंटर, ये पड़ा है, ठीक है। अब मेडुला में बात करो, ठीक है। हम बात करते हैं फ्रंट की और बैक की, ये बैक है ये फ्रंट। तो फ्रंट में आपके पास जो वेंट्रल पड़ा है, ठीक है, DIV, डी से डॉर्सल, ठीक है, डी सॉरी IVE, डॉर्सल और वेंट्रल। वेंट्रल जो सा ये वाला, ये किस लिए काम कर रहा है? एक्सपायरेशन। और जो डॉर्सल ग्रुप है वो किस लिए? आपके इंस्पायरेशन के लिए। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी ब्रेन की, ठीक है, पॉन्स और मेडुला की और उसके न्यूक्लियाई की, ठीक है। तो पॉन्स में आपके पास ये निमोटेक्टिक और एपनियोस्टिक, दैट इज उपला, ठीक है। और डाइव इज लाइक आपका जो मेडुला में, ठीक है, इस तरह याद रखो। अब ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, अब वापस आ जाओ इधर। तो अब हम जब डाइव की बात कर रहे हैं, जो मैंने नीचे पिक्चर दिखाई, जिधर ये आगे बना हुआ था ये पीछे बना हुआ था, तो ये डॉर्सल वेंट्रल है और ये डॉर्सल है। तो वेंट्रल और डॉर्सल, डॉर्सल DIV, तो ये इंस्पायरेशन के लिए और वेंट्रल इज फॉर एक्सपायरेशन। ना सिर्फ एक्सपायरेशन बल्कि इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है? एक्सरसाइज, ठीक है। ये नॉट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग में नहीं हो रहा, बल्कि एक्सरसाइज या इस तरह की कंडीशन में हो रहा है। जबकि इंस्पायरेशन वाला जोन से आपका डॉर्सल इनपुट कम फ्रॉम वेगस नर्व एंड ग्लोसोफ्रेंजियल। वेगस नर्व इज 10th एंड ग्लोसोफ्रेंजियल इज व्हाट? कौन सी नर्व है? 9वीं 7 8वीं? मैम 9th। 9th, ठीक है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है। हाँ जी। आउटपुट ट्रेवल्स थ्रू फ्रेनिक नर्व, तो इनपुट इससे, तो आउटपुट किससे? फ्रेनिक कौन सी थी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन? 3335। C3 ठीक है, ठीक है। तो आउटपुट ये हुआ, फिर वो डायाफ्राम के ऊपर जाके एक्ट करके, तो जैसे भी इंस्पायरेशन में बच्चों क्या होता है? डायाफ्राम फ्लैट होता है, नीचे जाता है या नहीं जाता है? या मैं उल्ट कह रही हूँ? डायाफ्राम नीचे जाते हैं, एक्सटर्नल जोन से इंटरकोस्टल थे वो सारे क्या करते हैं? ऊपर की तरफ मूव वो करते हैं। अपवर्ड तो जाते हैं आपको, और हाँ, एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो डाउनवर्ड जाते हैं। शाबाश, ठीक है। तो इंस्पायरेशन में ये सारा सिग्नल होगा और वो फिर डायाफ्राम को जाएगा और वो फिर नीचे को मूव करेगा, ठीक है। चलो शाबाश, ये हमारा टेबल हो गया। अब हम करते हैं, इसका मैंने क्या बताया? डाइव निमोनिक बताया। अब आगे आ जाओ एपनियोस्टिक में, दैट वाज उपला, ठीक है। तो आपका ये क्या है? पी से निमोटेक्टिक, तो निमोटेक्टिक क्या करता था? आपके इंस्पायरेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव कर लो, ये पॉजिटिव कर लो। तो आपका एपनियोस्टिक सेंटर किधर करेगा? स्टिमुलेट करेगा इंस्पायरेशन को, लोकेटेड इन लोअर पॉन्स, लोकेटेड इन अपर पॉन्स। अपना निमोटेक्टिक इनहिबिट इंस्पायरेशन। तो apneustic producing a deep and prolonged inspiration gap that is apneosis, ठीक है। तो ये apneustic का काम apneosis है, ठीक है, deep and prolonged inspiration। अब जब pneumotactic है, therefore regulate inspiratory volume and respiratory rate, ठीक है। तो ये inspiratory volume, respiratory rate, और तीसरा हमने क्या बताया? डेप्थ, ठीक है। तो ये आपका डेप्थ और रेस्पिरेटरी रेट इज एसोसिएटेड विद निमोटेक्टिक। ये भी हमें आया था अगस्त में, नवंबर में आया था या नहीं, आई डोंट नो, याद नहीं है। विच ग्रुप, अच्छा ये मैं अब आप लोगों से MCQ का वो लेने लगी हूँ, वाइवा जी। विच ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इनएक्टिव नॉर्मली आर एक्टिवेटेड इन मेडुला ड्यूरिंग इंक्रीज ब्रीथिंग? हाँ जी बच्चों, जो नॉर्मली इनएक्टिव है, लव सुनो। वो एक्सपायरेशन वाले होंगे। वेंट्रल वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है। हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो, द रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन डॉर्सल न्यूक्लियाई इन मेडुला, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर इन डॉर्सल न्यूक्लियस इन मेडुला। द रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट? अच्छा बच्चों सोचो जरा, देखो रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो कह रहे डॉर्सल न्यूक्लियस इन मेडुला, तो DIVE, ठीक है। डी का क्या काम था? इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन। अब वो आगे कहते हैं द रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, इधर आंसर क्या है? तो वो फिर निमोटेक्टिक। शाबाश डॉक्टर आयशा, बहुत शाबाश। बेसिकली अब होता ये था, मैं जरा आप लोगों को एक बताती हूँ बात। ये मैडम CPSP इसका का, मैडम इसका जो एक इजी वे में मैंने एक इसका तैयार किया था ना, वो ये था कि जो निमो सेंटर है ना, वो हाँ जी है निमोटेक्टिक, शरारती बच्चे, जो अच्छा ए निमो
और जो दूसरे हैं वो ऊपर टेक्सिस सेंटर होगा, वो होंगे ऊपर बैठे होंगे उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए। और अच्छा जो ए न्यूमर्सिटी सेंटर है ये नीचे होगा। जब ऊपर बच्चे ये नीचे होंगे, जब ये शार्ट करेंगे, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा इसका, तो रेट का ज्यादा हो जाएगा इंस्पिरेटरी रेट। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर जो ऊपर बैठा होगा वो इसको कंट्रोल करेगा। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी स्टोरी है डॉक्टर वकास के। आप न्यूस्टिक ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और वो शरारती बच्चे नीचे रेट और वो सब कुछ ज्यादा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अगर जिसको उस तरह याद हो वेल एंड गुड, अगर ये निमोनिक है वेल एंड गुड, अगर अपनी कोई स्टोरी है तो आप लोग उस तरह करो, ठीक है। बस याद होना मकसद है। अच्छा ये देखो, अभी जो मैंने आपको ये बताया ना, किधर चला गया ये, तो वो इधर तक बात कर रहा है डॉर्सल का। रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन डॉर्सल न्यूक्लियस इन मेड्यूला, ठीक है। यहाँ तक उसने बात ही डॉर्सल की है, मगर आगे ही उसने रेट ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन जब इसकी बात कर दी तो निमोटेक्टिक। अब ये आपने उधर अपनी अक्लमंदी से क्वेश्चन का उठाना है, लेटर फॉर्मल, ठीक है, कंपेयर टू व्हाट, ठीक है। जैसे ऊपर उसने कहा कि कंपेयर टू फीटल एचपी, ठीक है, बात वो एडल्ट की नहीं कर रहा था। इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन डॉर्सल मेडुलरी सेंटर, इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल आर प्रोड्यूस फ्रॉम डॉर्सल respiratory neurons, फिर rate is by pneumotactic. The stimulatory effect of decreased arterial PO2 on the respiratory system is through peripheral chemoreceptors in carotid and aortic bodies. अच्छा देखो बच्चों, जब भी ये PO2 की बात करेगा it would be like आपका peripheral वाले, ठीक है, सेंट्रल नहीं पेरिफेरल, ठीक है। तो ये डिक्रीज PO2 और जो सेंट्रल होगा इंक्रीज PCO2 इज ग्रेटर देन डिक्रीज PO2, ठीक है। ये आपका सेंट्रल के लिए स्टिमुलस है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, और ये पेरिफेरल के लिए। और पेरिफेरल में कौन सी, कैरोटिड एंड आयोटिक बॉडीज, वो कहाँ पे मौजूद होती हैं, ये पड़ी हुई हैं। आयोटिक बॉडीज, बाइफर्केशन ऑफ, ये जो आपका आयोटा बाइफर्केट कर रहा है द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है। ये तो सबको पता है ना कि आर्च ऑफ आयोटा जोन सा है, राइट साइड पे पहले ब्रेकियोसेफेलिक देगा, फिर कॉमन कैरोटिड देगा, और फिर आगे देगा आपका दूसरा क्या है, सबक्लेवियन। जबकि राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे ये डायरेक्टली डिवाइड करेगा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आगे जाकर इंटरनल और एक्सटर्नल वाली कैरोटिड आर्टरीज देंगी, और सबक्लेवियन आगे जाके एक्सिलरी, फिर ब्रेकियल, वो सारा कुछ अल्नर रेडियल बनेगा। ओके, अच्छा चलो, अभी हमने किया ये आपका ये आयोटिक, ठीक है, ये यहाँ पे पढ़ी हैं, और कैरोटिड भी देखते हैं, तो इधर से हम ये पढ़ लेते हैं। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू डिक्रीज O2, ठीक है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स लोकेटेड इन मेड्यूला, ठीक है। स्टिमुलस क्या है इनका, डिक्रीज CSF pH। नॉर्मल CSF की pH कितनी है? अच्छा बच्चों एक काम करना, अपने लिए करना, मेरे लिए नहीं। pH ऑफ यूरिन, ठीक है, ECF, ICF, CSF, ये बनाकर अपने पास रखना है, वेल एंड गुड, ग्रुप में भेजना है तब भी, ठीक है। आज से हम मटेरियल इकट्ठा करने लगे हैं तो बेहतर है ग्रुप में भेज दो ये भी, और जो आपका ऊपर वो था लेफ्ट टू राइट शिफ्ट, ये तो आप लोगों ने तो याद करना है ना और लिख के भेज देना है। मेरी अपनी मसरूफियात आगे बहुत हो जाएंगी। चलो, स्टिमुलस इज डिक्रीज CSF pH दैट इज इंक्रीज PCO2, तो ये देखो ये एसिडोसिस करेगा, ठीक है। PCO2 इसका स्टिमुलस है, तो डिक्रीज CSF pH इसको PCO2 को ज्यादा करेगा। एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शन, तो मेन मैकेनिज्म ये वाला है। तो जो चीजें PCO2 करेंगे ज्यादा वो उसको स्टिमुलेट करेंगे। मैकेनिज्म क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू CSF फॉर्मिंग हाइड्रोजन दैट स्टिमुलेट्स द कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है, दैट इंक्रीजेस द ब्रीथिंग रेट। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीथिंग रेट, हाइपरवेंटिलेट, इफेक्ट हाइपरवेंटिलेशन, रिड्यूसिंग PCO2, रिटर्निंग लेवल टू नॉर्मल। पेरिफेरल में आपका कैरोटिड बॉडीज और आयोटिक बॉडीज हैं। कैरोटिड साइनस नहीं कर देना, बॉडीज जितनी हैं डेड बॉडियां, ठीक है, वो पेरिफेरी में पड़ी होती हैं, हम दबा देते हैं, दफना देते हैं। तो कैरोटिड की बाइफर्केशन और आयोटिक की बाइफर्केशन, हाँ जी बच्चों, ये कॉमन कैरोटिड कहाँ पे बाइफर्केट करती है, कौन सा लेवल है? C4 पे। शाबाश डॉक्टर वकास, डॉक्टर वकास थे, मुझे तो दिल खुश हुआ ये सुनकर, शाबाश। और आयोटा कहाँ पे बाइफर्केट कर रहे हैं? T4 पे मैम, T4 और T5। इन हाँ आइलियट कहाँ पे कर रहे हैं, सॉरी डिसेंड जो आपका एब्डोमिनल आयोटा कहाँ पे वो T10 पे मैम। है? नहीं L4 नहीं मैम, डॉक्टर वो साहबा, डॉक्टर साहबा, नहीं डॉक्टर साहबा कौन है, डॉक्टर आयशा? मैम L4 पे करते हैं। L4 L5 हाँ लेकिन पहले एक L5 डॉक्टर ने पे जवाब IVC दिया है, फीमेल डॉक्टर ने।
ये भाई जिसने भी मैंने जवाब आंसर दिया है दिया। फीमेल ने। जी डॉक्टर नहीं मैम फातिमा। मैंने जवाब नहीं दिया। चलो भाई जिसने भी दिया, अभी मुझे कंफ्यूज हो रहा है नाम में। L4 पे, ठीक है, और फिर डॉक्टर हबीब और बाकी लोग, ठीक है, L4, ठीक है, C4 T4 L4, ये तमाम फोर्स पे बाइफर्केशंस हैं, ठीक है। इंफीरियर वेना कर्वा किधर से स्टार्ट करती है डॉक्टर इसरार? L5 से। शाबाश शाबाश। हाँ जी, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, शाबाश, ठीक है डॉक्टर इसरार। अच्छा चलो, ऐसे इंट्रैक्शन करते हैं। चलो, डिक्रीज पी, अब वो कह रहे हैं स्टिमुलस क्या है पेरिफेरल का, डिक्रीज PO2 दैट इज लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, इंक्रीज PCO2, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, डिक्रीज पीएच, एसिडोसिस, स्टिमुलेट कैरोटिड बॉडीज, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं यहाँ से पढ़ाऊँ, सुनूं, क्या करूँ? पढ़ा देती हूँ, सुनने में बहुत टाइम लग रहा है, टाइम नहीं है। डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड इज सेंस्ड बाय कैरोटिड बॉडीज, ठीक है, पेरिफेरल वाले। पेरिफेरल में डिक्रीज O2, द स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ डिक्रीज आर्टीरियल OPO2 एंड ऑन रेस्पिरेटरी रेट इज थ्रू पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर इन कैरोटिड एंड aortic bodies, ठीक है। ए पेशेंट पुट ऑन वेंटिलेशन सपोर्ट विद गिवन 60% ऑक्सीजन 40% नाइट्रोजन, कितनी है? 60% ऑक्सीजन 40% नाइट्रोजन। आफ्टर टेकिंग of the patient from a ventilation support, there was brief episodes of apnea before getting back to normal. This is likely due to low arterial oxygen suppression by peripheral chemoreceptors, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की बात कर रहा है ना जब, तो आपने इसको कीमो पेरिफेरल के साथ ABGs। हाँ जी बच्चों, पहले मुझे ये बताओ ये बना क्या है? PCO2 70 है, PO 90 है, और बाइकार्ब उसके रेज्ड है। ये क्या पिक्चर बन रही है? मैम एसिडोसिस की बन रही है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। एसिडोसिस। Respiratory acidosis compensated by metabolic alkalosis. अल्कलोसिस, ठीक है। आप लोगों ने वो बाइकार्ब को भी बताना है ना। दिस पिक्चर इज ड्यू टू, अच्छा वैसे अभी उसने ये तो दिया लेकिन साथ में हमें रेस्पिरेशन के सिम्टम्स नहीं दिए, बट अकॉर्डिंग टू स्नैरियो जो भी हुआ, दिस पिक्चर इज ड्यू टू मैकेनिज्म स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, PCO2 के साथ। अगर ऑक्सीजन दी होती कम तो फिर आपने पेरिफेरल करना था। पेशेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस का है भाई, ये बहुत, माइस्थेनिया में क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक आपके पास होते हैं, और किस रिसेप्टर के अगेंस्ट होते हैं बताओ? Post post होते हैं। पोस्ट मैम पोस्ट गैंग्लियोनिक। गैंग्लियोनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। पोस्ट शाबाश, गैंग्लियनिक हाँ जी, होता है और एसिटाइलकोलिन, ठीक है। पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल दैट इंक्रीज हिज PaCO2 फ्रॉम 40 टू 60, ज्यादा होगी PaCO2, ठीक है। तो यार CO2 हो गया तो बस सेंट्रल में आ जाओ, ठीक है। वो कहते हैं बोथ पेरिफेरल एंड सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज वेंटिलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आर्टीरियल PCO2। तो सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों रिस्पॉन्ड करेंगे टू इंक्रीज PCO2। अगर स्पेसिफिकली अपना पेरिफेरल की बात करोगे तो पहले PO2 को करोगे, डिक्रीज PO2। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज PCO2, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर तो PCO2। कैप्नोमीटर इज यूज्ड टू मेजर PCO2, व्हाट एल्स? तो फिर एम्बोलिज्म उस दिन आप लोग बता भी रहे थे। पर्सन डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट ड्यू टू प्रोप्रियोसेप्शन। अच्छा बच्चों, ये इसको ना हाईलाइट करो इसको, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर गया, ये किसका है? प्रोप्रियोसेप्शन। ये कौन सा ट्रैक लेके जाता है प्रोप्रियोसेप्शन? DCML। डार्सल कार। दैट इज, ठीक है, दैट इज व्हिच पाथवे, असेंडिंग डिसेंडिंग? असेंडिंग। असेंडिंग, हाँ जी असेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग। ओके ओके, प्रोप्रियोसेप्शन होता क्या बच्चों? मैम सेंस ऑफ पोजीशन। शाबाश, ठीक है, सेंस ऑफ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। आप अपनी फिंगर को पकड़ो, आंखें बंद करो, आगे करो, पीछे करो, दिस इज द सेंस ऑफ पोजीशन, ठीक है, दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। अच्छा जी चलो, इनस्टेबल COPD डिजीज, ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स बिकम लेस सेंसिटिव टू PCO2। नॉर्मली COPD जो एम्फाइजीमा है उसमें क्या हो रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रही होती है, निकल रही होती है, मैम रिटेन हो हो रही रही होती है ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर्स बिकम लेस सेंसिटिव टू PCO2, क्यों बच्चों? क्योंकि मैम कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रही थी वो ज्यादा, तो रिसेप्टर की जो क्वांटिटी वो कम हो जाती है इस वजह से। ओवर सैचुरेशन टाइप की, चलो ठीक है। जी एल्वेलर वेंटिलेशन डिक्रीज बाय हेरिंग ब्यूरर रिफ्लेक्स। हाँ जी बच्चों, ये क्या है रिफ्लेक्स? मैम ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है रोसोफेरिन जो ठीक है, लंग्स को ओवर नर्व का। इन्फ्लेशन से बचाता है। किसके किससे? ओवर इन्फ्लेशन से, ठीक है। जी। चलो, अच्छा ये देखो, हमने 9th नर्व की थी और 10th नर्व की थी, ठीक है। 10th इज एसोसिएटेड विद आयोटिक आर्च एंड सॉरी, किधर गई आपकी 9th वाली?
कैरोटिड साइनस के साथ 9th वाली। अच्छा ये एमसीक्यू आता है बच्चों, ठीक है, वो पूछता है हमसे कि आयोटिक के साथ 10th है और कैरोटिड के साथ आपकी 9th है। 9th का नाम क्या था? ग्लोसोफिंजियन। अच्छा एक होता है जुगलर, जुगलर नॉच होता है, ठीक है, जुगलर नॉच में 9th 10th 11th नर्व जो आपका गैग रिफ्लेक्स, ठीक है, आपका यूविला ये सब कुछ के साथ एसोसिएटेड है, जुगलर नॉच में से गुजरती है, ठीक है, जुगलर फोरामेन में से, सॉरी फोरामेन, ठीक है, 9th 10th 11th नर्व, ठीक है, इसको याद रखो। और आउटपुट कौन लेके जा रहा है बच्चों यहाँ से? सॉरी इसका था, हाँ, आउटपुट कौन लेके जा रहा था जो हम रेस्पिरेशन का करते हैं? नर्व्स ये हो गई, आउटपुट कौन लेके जा रहा था? एपिरेंट और फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक फ्रेनिक नर्व। नर्व, फ्रेनिक नर्व, ठीक है। ये देखो ना, ये उसने डाल दिया आपके 9th नर्व, ये उसने 10th डाल दी, इधर डायफ्राम डाल दिया, जिधर फ्रेनिक आ जाएगी, ठीक है। चलो अच्छा जी, अदर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फॉर कंट्रोल, ठीक है, दूसरे सेंटर्स भी हैं। अब देखो ये सिर्फ 3 नहीं है बच्चों, ये आप लोग अब अगर देखो बार बार रिपीट करना नहीं मकसद होता आप लोगों को, अच्छे से पढ़ो, एक दफा ही पढ़ो। आप लोग क्या करो, इसके रिसेप्टर्स खोलोगे ना, इसके काफी रिसेप्टर्स हैं, कोई 5-6 हैं ये, आप जस्ट उनको एक दफा ओवरव्यू दे दो और 1-2 पॉइंट्स खुद लिख लो, ठीक है, वो देख लेना, ये कोई 5-6 रिसेप्टर्स हैं ये वाले अदर्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसने कर दिया, हेरिंग ब्रेयर जो सा था, जो स्ट्रेच को आपका करता है ओवर इन्फ्लेशन को प्रिवेंट इंस्पायरेशन के साथ। द लॉन्गेस्ट नॉन लंग रिफ्लेक्स इन इज द लॉन्गेस्ट, एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज हेरिंग ब्रेयर रिफ्लेक्स, दैट इज इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय लंग एक्सपेंशन। लंग कब एक्सपैंड करते हैं? इंस्पायरेशन में। अच्छा इंस्पायरेशन में। मुझे एक बात बताओ, ये स्किन है लेट्स सपोज, या ये कोई एरिया है, हमने यहाँ पे वाटर डाल दिया, या एक एक्सेस है, एल्वियोलर का प्रेशर और नेगेटिव होता हाँ है, तो वो एयर बाहर से आती है प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए ठीक है, और फिर लंग्स एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, ओके। चलो एक मैकेनिज्म एक नॉर्मल भी कर लेते हैं ना, कि ये आपका बैलून है, इसको एयर को इन्फ्लेट किया, ठीक है, अंदर इसका, अब ये हो गया, अब इस स्ट्रेच को भी किसी चीज ने सेंस करना है, ठीक है, जब भी, अच्छा स्ट्रेच की वजह से पेन होगा तो पेन नॉक्शियस है कि नहीं है? नॉशियस नॉक्शियस है। हाँ जब भी पेन, ओके, जब भी पेन के साथ कोई चीज है नॉक्शियस, ठीक है, नॉक्शियस को करना है। अब एक सिर्फ बात क्यों कैसे छोड़ दो, लेमिना 1 याद रख लो बस, यहाँ वो फिर कभी पढ़ेंगे। चलो स्ट्रेच रिसेप्टर इन द एयरवे, स्टिमुलेशन ऑफ दिस रिसेप्टर्स विच सेंड सिग्नल टू द मेडुला बाय वेगस नर्व शॉर्टन्स इंस्पायरेटरी टाइम। तो बेसिकली हेरिंग ब्रेयर में आपके पास स्ट्रेच इनिशिएट करेगा, किसको लेके जा रहा है, मैसेज कौन लेके जा रही है, वेगस, दैट इज 10, तो फिर शॉर्ट कर देगा इंस्पायरेटरी को। तो बेसिकली ये इंस्पायरेशन को इनहिबिट कर रहा है या आपको स्टिमुलेट कर रहा है? इनहिबिट। ठीक है, ये एक एमसीक्यू इनहिबिट कर इनहिबिट रहा के है साथ, इनहिबिट के क्योंकि साथ भी आता है, ठीक है। तो ये 10th नर्व को इधर याद रखो, इधर बड़ा सा इस तरह 10 लिखो। अच्छा जी, इसके बाद है आपका इरिटेंट। हाँ जी बच्चों, इरिटेंट क्या होता है? ये जो माइक में डिस्टॉर्शन आती है, इरिटेशन कॉज करती है, ठीक है। तो इसी तरह कोई मैम कोई भी बाहर से फॉरेन बॉडी आएगी तो जी इरिटेंट के तौर पे एक्ट करेगी। लोकेटेड बिटवीन, अब ये बड़े कहाँ पे होते हैं बेसिकली, एयरवे एपिथेलियल सेल्स। हाँ जी, एयरवे एपिथेलियल सेल्स कौन से हैं बच्चे? एपिथेलियल क्यूबाइडल सेल्स, सीलिएटेड। अच्छा, और एयरवे पे पूरी एपिथेलियल सेल्स है ना कोलम आपके, से ठीक है, थ्रू आउट कोलम एयरवे मैम आपको, गॉबलेट सेल भी अच्छा गॉबलेट सेल, स्ट्रेटिफाइड अच्छा है बच्चे देखो ना, और वो कोलम है। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, मेटल भी फिर होते हैं। कलमनर, कलमनर सीलिएटेड, फिर क्यूबॉइडल जिधर गॉबलेट शॉबलेट भी आ जाएंगे नीचे, फिर आपके पास एल्वुलर से थोड़ा ऊपर ये स्क्वेमस, ठीक है। तो ये तो सारी आपके एपिथेलियल सेल्स है ना, ठीक है। तो एयरवे जितना भी एयरवे है उसके एपिथेलियल सेल्स हैं, इरिटेट करेगा। ये तो नहीं है जिस तरह गॉबलेट कह रहे हो, गॉबलेट किधर होते हैं, टर्मिनल में, टर्शरी में हम टर्मिनल में है? टर्शरी में। हाँ गॉबलेट है टर्शरी में, टर्मिनल में आपके पास क्लारा, ठीक है। अब देखो अगर लेट्स सपोज ये एक इरिटेंट है,
ये यहाँ से आ रहा है, ये आई जा रहा है, आप कह रहे हो गॉबलेट में है, तो इतना ये इरिटेट जो करता हैगा नहीं, लंग फौरन रिस्पॉन्ड करेगा। ये एपिथेलियम थ्रू आउट जितनी है ना वो इसको फौरन से डिटेक्ट करेगी, ठीक है। तो एल्वुलर एयरवे, एयरवे की एपिथेलियम, ठीक है, थ्रू आउट सेंस करेगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वो पड़े हुए हैं। अच्छा, स्टिमुलेटेड बाय नॉक्शियस सब्सटेंस लाइक डस्ट एंड पोलन। अब जे सेल्स हैं, दैट इज जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये लोकेटेड इन एल्वुलर वॉल्स, ये हार्ट फेलियर के साथ होती हैं, ठीक है। तो ये एल्वुलाई की वॉल्स पे है, ठीक है। ये एल्वुलाई की वॉल्स पे है, ये एयर एपिथेलियम पे, क्लोज टू कैपिलरीज। इंगॉर्जमेंट ऑफ दिस पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है। इंगॉर्जमेंट किस कंडीशन में होती है? लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक है। पल्सटाइल, हाँ जी, लिवर, ठीक है। ये सारी चीजें इसके साथ हैं। स्टिमुलेट इट कॉज रैपिड शैलो ब्रीथिंग। तो बस आपने ये 3 पॉइंट्स याद रखने, लेफ्ट हार्ट फेलियर, एल्वुलर वॉल्स के साथ और एंगॉर्जमेंट के साथ। और जो आपका हेरिंग ग्रेडर है स्ट्रेच को करेगा, इनिशिएट करेगा 10th नर्व को, मेडुला में तो शॉर्ट करेगा इंस्पायरेटरी को, इरिटेंट एयरवे एपिथेलियम को करेगा, ठीक है। वो डिटेक्ट करेगा आपकी पोलन पार्टिकल्स वगैरह को। अब मैं जल्दी से ये वाले एमसीक्यू सुन लूँ। चलो जी बच्चों, हाँ जी, हेरिंग ग्रेडर रिफ्लेक्स लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ व्हाट, व्हिच न्यूरॉन्स? मैं बताती हूँ ऑप्शंस, डॉर्सल या वेंट्रल? मैडम ये डॉर्सल शाबाश, डाइव, डी आई, आई फॉर इंस्पिरेशन, ठीक है। एक्टिवेटेड बाय स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई। देखो हेरिंग ग्रेडर इज एक्टिवेटेड बाय, उधर लिखा हुआ है तो ऑप्शन में दिया हुआ है स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई, क्योंकि स्ट्रेच रिसेप्टर्स के साथ होते हैं, ठीक है, और ओवर इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करते हैं। एल्वुलर वेंटिलेशन डिक्रीज बाय व्हाट? ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरेशन से इंक्रीज करेगा बच्चे, ठीक है। मैं कह रही हूँ एल्वुलर वेंटिलेशन इज डिक्रीज बाय हेरिंग ग्रेडर रिफ्लेक्स। ये ना नहीं समझ लगेगी, मैं शेयर कर देती हूँ वापस, ये सुनने वाली चीजें नहीं है। ये देखो बच्चों, हेरिंग ग्रेडर रिफ्लेक्स इज इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरेशन। तो बेसिकली ये इंस्पायर को तो कर रहा है कम, एक्सपायर को कर रहा है क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, ठीक है। एल्वुलर वेंटिलेशन इज डिक्रीज्ड बाय, तो एल्वुलाई की वेंटिलेशन आपकी हेरिंग, एक चीज है जिसने इंस्पायर करना है, इंस्पायर से बाहर से आ रहा है, फिर वेंटिलेशन हो रही है तो उसको कम कर रहा है, तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। इरिटेंट रिसेप्टर्स इन एयरवे आर इन्वॉल्व इन कॉफिंग एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। फॉरेन बॉडी आप उसको मूव करना चाहते हो तो वो आपको फॉरेन कॉफ करेगा, ठीक है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है। हेल्दी है 23rd ईयर ऑफ, ये याद रखना है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड कफिंग। Old women report coughing paroxysm when all temperature is below freezing, ठीक है। Which sensory receptors, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, are most likely to have triggered this response? जी बच्चों, कॉफ के साथ आ रहा है तो फिर इरिटेंट रिसेप्टर्स, ठीक है। इच, कॉफ, ये हो गया आपका इरिटेंट के साथ। अच्छा जी, एस्थमा, मुझे बताओ डॉक्टर ने, जो डॉक्टर हमारी आयशा है, उन्होंने जब आपको एस्थमा कराया है तो आप लोगों ने उसके बाद इधर से पढ़ना पसंद किया या नहीं? या सब मेरे लिए घर का काम छोड़ा हुआ है, होमवर्क आप पढ़ाएं? मैडम वो आपको ना स्ट्रांगली फॉलो कर लेंगे, इसलिए आप पे छोड़ा हुआ है। अच्छा डॉक्टर वकास, बहुत शुक्रिया, मगर इतना मुझे फॉलो ना करें प्लीज, मैं भी एक अकेली जान हूँ। आपको फॉलो करेंगे तो सीपीएस पे निकलेगा। वाह वाह वाह, मैं ये वाली बात जरा ना स्ट्रॉन्ग करके ना रिकॉर्डिंग से निकाल के लगाऊंगी डॉक्टर वकास। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान के वो बानी कायदा आजम है ना, तो अकेडमी के बानी डॉक्टर एहसन है, वो आपसे पूछेंगे फिर। अच्छा नहीं, वाकई एस्मा नहीं किया? किया था, थोड़ा बहुत किया है, पूरा नहीं किया था। अच्छा मैं क्या करूं, सुनूं या मैं पढ़ाऊं? सुन ले मैम आप। आना कोई नहीं है, मुझे पता है, चलो मैं कर लेती हूँ। चलो बताओ मुझे। अच्छा जी, हाँ जी, एस्मा में कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है? टाइप 1। शाबाश, ओके 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 ओके। हाँ जी, पल्स कैसी होती है एस्मा में? पल्सेस पैराडॉक्सेस। शाबाश डॉक्टर फातिमा, शाबाश, ठीक है। अच्छा, हाइपोक्सीमिया होगा या नॉर्मल ऑक्सीजन होगी? हाइपोक्सीमिया। स्वेयर एक्यूट फॉर्म ऑफ द एस्थमा इज कॉल्ड एज? Status asthmaticus. शाबाश शाबाश, जैसे स्टेटस एपिलेप्टिकस है वैसे ही, ठीक है। अच्छा जी, ये था एक्सट्रिंसिक इम्यून में, ठीक है। पैथोलॉजी क्या है भाई आपके एस्थमा में?
स्मूथ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन ऑफ मसल। मीडियल साइज ब्रोंक्यूल। ओके ओके ओके। और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की क्या हो रही होती है उसकी वजह से? एक्सर्शन होती है तो कंस्ट्रिक्शन। वीकनेस हाइपरट्रॉफी। वीकनेस हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी की वजह से फिर वो जो कंस्ट्रिक्शन वाला मैकेनिज्म, ठीक है, सबम्यूकोजल ग्लैंड्स की हाइपरप्लेजिया, ठीक है, ये है। अच्छा, व्हाट इज द इंट्रिंसिक नॉन इम्यून, ठीक है, नॉन इम्यून ट्रिगर्ड बाय, ये बच्चों अब मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मुझे सिर्फ ओवर, पहले मैं आप लोगों से जो मेरे ज़हन में क्वेश्चन है ना, मुझे बताओ एस्थमा में मास्ट सेल्स की क्या हो रही होती है? डीग्रैनुलेशन। तो वो क्या रिलीज कर रहे होते हैं? मास्ट IgE सेल, IgE हिस्टामिन। अच्छा चलो, एक सेकेंड, आईजी का कॉन्सेप्ट लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह, ठीक है, डायलेशन वगैरह। हिस्टामिन और कहाँ से रिलीज हो रहा है? एक आपका मास्ट सेल्स पे ओपियोइड, बेसोफिल से और ओपियोइड्स और में बेजल से मैक्रोफेज से भी मैम में रिलीज होती है मोनोसाइट। प्लेटलेट से अच्छा भी मुझे रिलीज होता है। ओपियोइड्स में किसी से रिलीज हो रहा है हिस्टामिन? हिस्टामिन था कि हेपरिन था, मुझे ये याद नहीं आ रहा। मॉर्फिन से क्या रिलीज होता है? हेपरिन या हिस्टामिन? कुछ एज था। अच्छा ये कंफर्म कर देना, हिस्टामिन रिलीज मॉर्फिन से होता है या नहीं, या हेपरिन था? अच्छा, आईजीई, आईजीई से रिलेटेड रिसेप्टर्स कौन से हैं? मस्ट, बासु, याद रखो, मस्ट। आवाज नहीं आई। तो मास्ट सेल इज ग्रेटर देन बेसोफिल इज ग्रेटर देन एओसिनोफिल्स, ठीक है, जब भी आपने इसका सीक्वेंस करना है। एलर्जी में कौन से सेल ज्यादा होते हैं, बेसोफिल या एओसिनोफिल्स? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन थे कुछ। और अस्थमा में और क्या पूछता है? बस मेरा ख्याल है यही था। न्यूट्रोफिल्स और ये ल्यूकोसाइट्स, ये वाले आप लोगों को वैसे पता है कि इसमें क्या है। न्यूट्रोफिल एक्यूट जो आपका इन्फेक्टिव फेज, ठीक है, उसमें आएगा, इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इन सेंसिटाइज्ड एटोपिक, व्हाट इज एटोपिक? जेनेटिक। अच्छा, एटोपिक एस्थमा जेनेटिक होता है या कोई सब्सटेंस बाहर से आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों? जेनेटिक होता है। ठीक है। और जो बाहर से एकदम आपको क्या कहते हैं, सीजनल होती है, वो उसको क्या कहते हो? allergic rhinitis. एलर्जिक राइनाइटिस। असल मुझे एक चीज पता नहीं भूल गई है, एटोपिक इज लाइक आपके जेनेटिक वाला, और इसी तरह जो आपका सीजनल होता है उसका पता नहीं क्या नाम था, चलो उसको देख लेना। अच्छा जी, इनसेंसिटाइज्ड एटोपिक एस्थमा एंटीजन इन ब्रोंकस फर्स्ट बाइंड टू म्यूकोजल मास्ट सेल्स, ठीक है। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट सच याद आ गया। वो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स जो से थे, एक वो ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, ठीक है, तो सोडियम क्रोमो ग्लाइकेट, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता है, या मास्ट सेल स्टेबलाइजर या ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, ठीक है। वो लाबा शाबा और वह बाकी सी चीज, सारी चीजें अपनी जगह पे, स्टीरॉइड ये वो, लेकिन इसके साथ एमसीक्यूज आते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स। अच्छा, सिम्टम्स ऑफ एस्मा आफ्टर एक्सपोजर नेम अकर आपने ड्यू क्या टू लिखे? सोडियम सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है। अच्छा, a patient presented with severe form of atopic asthma, which of the following changes would most likely be found in the patient's blood? eosinophil leukocytosis, ठीक है, eosinophilic leukocytosis in atopic asthma, cell visualized are वही वाले, ठीक है। Patient presented with cough, dyspnea, wheezing episode for 2 years, ठीक है, sputum but no history of fever, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आपके पास eosinophil इंक्रीज है, चेस्ट एक्सरे पे हाइपर इन्फ्लेशन है, दैट इज ब्रोंकियल एस्मा, ब्रोंकियल एस्मा। अच्छा, आगे हम निमोनिया करते हैं, उसमें ब्रोंकियल और लुबार निमोनिया, ठीक है, वो बाद में करते हैं। 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, अपेंडेक्टमी हो गई उसकी, ही हैज हिस्ट्री ऑफ एस्मा, ठीक है। तो विच ड्रग विल बी सेफ फॉर प्रोवाइडिंग पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया? देखो, ये जो हकीम की पक्की है ना, दैट इज पैथिडीन। एक तो पैंक्रेटाइटिस में, पेडिन हाँ, दूसरा जब भी एस्थमा के साथ आएगा, ये नवंबर का पेपर का क्वेश्चन था, सॉरी अगस्त के पेपर का क्वेश्चन था, अगस्त, ठीक है। तो एस्थमा पोस्ट ऑपरेटिवली पैथिडीन, ठीक है। और एस्थमा में कौन सा एनेस्थीसिया दोगे आप जो सेफ होता है? के साथ मैम कीटोरोलैक कैटामिन, पेन, पेन, हाँ नहीं नहीं बच्चों, कैटामिन। नहीं केटामिन केटामिन केटोरोलैक क्या है आपका, एनेस्थेटिक है या एनाल्जेसिक है? एनाल्जेसिक है मैम मैम, सॉरी। एनाल्जेसिक है, वो प्रॉब्लम तो गलती क्या हो से गया बच्चों? कीटोरोलैक निकल गया, केटामिन कहना था। हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन ये गलती ना हो। चलो, द मैकेनिज्म ऑफ, अभी डॉक्टर एसन के सामने भी डॉक्टर वकास आपने ये कहना, वो गलती से आपका नाम लेना था, ले डॉक्टर नमरा का लिया। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफाइलिन, ठीक है, इन ब्रोंकियल एस्मा इज
फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिशन, ये डॉक्टर आयशा ने आप लोगों को थियोफाइलिन बहुत अच्छा कराया था, ठीक है, ये भी थियोफाइलिन में डाल लो, ठीक है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिशन। थियोफाइलिन थू लाइक नॉजिया वॉमिटिंग, ठीक है, और सीजर्स के साथ आता है, ठीक है, ये दो मुझे याद है सिर्फ, क्योंकि ये आपके मेरी एसके सर्जरी वालों के लिए 1 to 13 जो सीरीज थी ना पुरानी वाली, उसके अंदर था ये। अच्छा जी चलो, क्रशमैन स्पाइरल एंड चारकॉट लेडन क्रिस्टल्स इन ब्रोंकियल एस्थमा, ठीक है, ये ब्रोंकियल एस्थमा का एक पॉइंट बनाओ, उधर सारे लिखी जाओ। मसल रिलैक्सेंट दैट कैन बी सेफली गिवन इन एस्थमा केस सिसाट्रैक्यूरियम, ठीक है, तो ये बच्चों ये आप और किस में देते हो सिसाट्रैक्यूरियम? वो सिस्टर वाला लिवर वालों में, हेपेटिक में, ठीक है। प्री ऑप उसको ये कंफ्यूज कर जाएगा, बताऊं इधर के रहने दूं? मैम कर दें इन्फॉर्म। चलो, प्री ऑप जोन से ना आप लिवर में देते हो फेंटानिल, ठीक है, जो पर ऑप आपने नहीं देना होता ना, वो आप कौन सा नहीं देते? पेंट वाला भाई, पेंटाजोसिन, ठीक है, और जो दे सकते हो दैट इज लाइक ये सिस्सा ट्रैक्यूरियम, ठीक है, कैन गिव। मैम ये दोबारा ये बताइएगा मैम। अच्छा, प्री ऑप एक बंदा है जिसने फेंटा पी हुई है, दैट इज लाइक अगर आपके पास एक लिवर पेशेंट है, ठीक है, उसमें आप जो एनेस्थीसिया दे सकते हो प्री ऑप दैट इज फेंटानिल, ठीक है। पर ऑप अगर वो ओटी में लेट गया तो वो पेंट वाला जो भाई है वो आपने नहीं देना, आपने उसे उठा के कहना है, सिस्टर कहती है मुझे लिटा दो, दैट इज सिस्सा ट्रैक्यूरियम, आप उसमें सिस्सा मैम ट्रैक्यूरियम ये दोगे। पेंटाजोसिन वाला जो ऑप्शन है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड सीएलडी हाँ है, तो नहीं दे रहे हो ना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही है ना। मतलब जो सीएलडी में नहीं दे सकते, पोस्ट ऑप। हाँ ना, अब पोस्ट ऑप का कुछ कह रही हैं प्रिया। पर ऑप कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं दे सकते, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना। मैम ये आपने पर ऑप में बताया क्या है कि कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? एक सेकेंड, सीएलडी में हम पेंटाजोसिन और पैरासीटामोल नहीं दे सकते, और जो प्री ऑप दे सकते हैं वो फेंटानिल है। हाँ जी बच्चों, एक्चुअली ये जो लिवर डिजीज का पेशेंट है, एक होता है सीएलडी, एक होता है डीसीएलडी, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो आपका क्रॉनिक लिवर डिजीज है, जब भी ये पेशेंट है आपने इसकी असेसमेंट करनी है। आपने प्री ऑपरेटिवली पेशेंट आपके पास आया है तो प्री ऑपरेटिवली अगर आप कोई देते हो तो वो कौन सा ड्रग की बात करता है? दैट इज फेंटानिल, ओके। अच्छा जी, अब पर ऑप की बात करता है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो बेसिकली वो जो एक स्नैरियो देता है ना वो पर ऑप के साथ देता है और कहता है कि जो ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है दैट इज आपका ये पेंट वाला भाई, पेंटाजोसिन, ठीक है। और जो फिर आप दे सकते हो कि उसकी सिस्टर जल्दी से आई ओटी के अंदर, तो आपने दिया फिर दैट इज इंटीग्रेटेड, दैट इज सिस्सा ट्राइक्यूरियम, ठीक है। इसी तरह फिर आप लोगों के ना डाइजीपाम ग्रुप है, ठीक है, उसमें डाइजीपाम है, लोराजिपाम है, उसका भी सीक्वेंस है, ठीक है, कि आप वो उसका मुझे सीक्वेंस याद नहीं है और वो भी याद नहीं है कि वो किस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा होता है, ठीक है, वो बाद में कर लेते हैं, बस अभी ये 3 वाली चीजें याद कर लो, ठीक है। अगर किसी को याद है तो वो बता दो डाइजीपाम का। ये किस डॉक्टर ने मुझे पहले बताया था ये पेंटाजोसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वो इधर भी बता दो जो अगर आता है तो। डायजीपाम है, लोराजिपाम है, ये हम दे सकते हैं, मतलब सीएलडी में दे ऑक्सीजन, सकते हैं। इसमें भी जी सीक्वेंस जी, था ये ना तीन डॉक्टर काशिफ? सीक्वेंस नहीं होता, सीक्वेंस नहीं, बस इसमें इन तीनों में से एक मेरे भी ख्याल में ओजाजिपाम मतलब दिया है जो होता है। सीधा इसमें सीक्वेंस मुझे लगता है, ये कौन बोल रहा है कि सीक्वेंस होता है? अच्छा चलो, मेरे ख्याल में मैम ये ओजाजिपाम है। हाँ डाइजीपाम और ऑक्सीजिपाम दिया होता है उसने, लोराजी, ऑक्सीजी, डाइजी, ठीक है, डाइजी आपने एंड पे ओजाजिपाम देना होता है। डायरेक्ट हाँ ये नहीं देना होता, बाइल साल्ट डाइजीपाम आपके पास ना थ्रोम्बोफिलिबाइटिस करता है, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस, इसलिए आपने डाइजीपाम नहीं देना, बाकी दे सकते हो लोराजी, ऑक्सीजी, ठीक है। चलो ये भी एक एमसीक्यू है, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस इज कॉज्ड बाय अपना डाइजीपाम। अच्छा चलो बच्चों आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है मैं तो रात 12-1 बजे तक बैठी रहूं आप लोगों के साथ इस तरह। एनास्मेटिक पेशेंट है, सैल्ब्यूटामॉल है, प्रेडनिसोलोन है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है फॉर 9 मंथ, सब कुछ ले लिया उसने, ठीक है। अब स्टार्टेड ऑन डाइजीपाम फॉर आर्थराइटिस सिंस
diazepam arthritis for 7 days. In the office, he falls in the elevator, suddenly leading to a fracture of humerus without any major trauma. Which of the following is यार मेरा दिल कर रहा है मैं से मारूं, मतलब इतना बोल के फ्रैक्चर ही पूछना था तुमने। ठीक है, तो प्रेडनिसोलोन। ठीक है, एन एस्थमेटिक पेशेंट है विद रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 30 पर मिनट। ठीक है, डिस्निया हो गया। व्हाट इज द फाइंडिंग? तो डिक्रीज PaCO2। ठीक है, डिस्निया PaCO2। ठीक है, हाँ जी बच्चों, ये तो क्या पूछा उसने? रेस्पिरेटरी रेट है, वो डिस्निया कर रहा है, हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, तो ये हाँ जी। विच ड्रग कॉजेज ब्रोंकोडायलेशन थ्रू एडिनाइल साइक्लेज? ठीक है, ये मैकेनिज्म पूछता है वो। ठीक है, दैट इज सैल्ब्यूटामोल। उसे ये बहुत पसंद है सैल्ब्यूटामोल, तो इसलिए सैल्ब्यूटामोल को डिटेल में पढ़ लो कि क्या क्या, और बल्कि सर्च करो, सिर्फ बुक्स में भी इतनी बातें नहीं होती। एस्थमा इन्वॉल्व इन विच पार्ट ऑफ द ट्रैक? मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स। ये किसी डॉक्टर साहब ने जब डिफाइन किया तो उन्होंने मीडियम साइज ब्रोंक्यूल्स की बात की थी। 60-year-old मैन है, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकियल एस्थमा है। ठीक है, रिपोर्ट्स टू ओपीडी, लंग वॉल्यूम्स and capacities are most likely to match this case of spirometry by VT is equal to 300 ml, FEV1 by 2000 ml, FVC by 3200 ml। ये बच्चों ये क्या दिया हुआ इसने? क्रॉनिक ब्रोंकियल एस्थमा। ये डॉक्टर ऐसा नहीं सारी आप लोगों को कराई थी वैल्यूज? मेरी आवाज नहीं आ रही? जी मैम, वैल्यू करती टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है और रेशो कितनी होती है? ये रेशो बनेगी? more than 80। ठीक है, ये रेशो वाला है कि नहीं है? FEV1 by FVC रेशो किसके दरमियान होती है? AP1 और APC के दरमियान। ठीक है, तो बस इसको फिर रेशो निकाल लेना, फिर उस लिहाज से जो भी बनता है देख लो। ठीक है, अगर ये वैल्यूज पुट करो तो क्या बनता है, ये सॉल्व करके मुझे ग्रुप में भेजना है। ठीक है, ये सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। मैं असाइनमेंट बताते बताते भूल जाती हूँ, असाइनमेंट्स के हैं वो आपने अपने लिए करनी है, नहीं भी भेजोगे आप लोगों का अपना मसला। मेरा काम पढ़ाना है, जितना मैं मैक्सिमम मटेरियल के साथ कर सकती हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बताऊँ, मैं जब पेपर करने गई ना, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा यकीन जानो वो पेपर में आया। आपकी जो इंस्टिंक्ट है ना, वो आपका सबसे बड़ा आपका हेल्पिंग करता है। ठीक है, मैं जब अपना MBBS में भी थी, सब पढ़ते रहते थे, मैं एंड पे ना सुबह 3 बजे पढ़ना स्टार्ट, और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेने, सारा पढ़कर मैं बहुत जल्दी कर लेती थी। और जब मैंने उधर जाना, जो मैंने एंड टाइम पे पढ़ा, 80% पेपर वो होता था। आपकी इंस्टिंक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसको फॉलो करो। अच्छा चाहिए ना, पेशेंट विद एन acute severe अटैक ऑफ bronchial asthma, ट्रीटमेंट शुड commence with salbutamol nebulization। ठीक है, which antihypertensive drug should be given to asthmatic patient during surgery? अच्छा बच्चों, ये IV हाइड्रोलाजीन, ये आपकी इधर भी आती है एस्थमेटिक। ठीक है, दूसरा ये उधर भी आता है आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में भी। ठीक है, अच्छा ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एस्थमेटिक अटैक तो क्या होता है, आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन इंक्रीजेज। अब पेशेंट फिर हाइपरकैप्निया और वो सारा, ठीक है सॉरी, वो करेगा वेंटिलेशन वगैरह। तो प्रेजेंट्स इन इमरजेंसी विद वर्सनिंग SOB, फील्स गुड ऑन हॉलीडे, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस इज ऑक्यूपेशनल। तो भाई छुट्टी करेगा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि बीवी बच्चों के साथ खुश है, वो बेचारा बड़ा रंजीदा है, बट ऑक्यूपेशनल एस्थमा की वजह से वो इस तरह हो रहा है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्रोंकियल एस्थमा कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, wheezing and chest tightness. To comfort reversibility of airway obstruction, a pulmonary function test is performed measuring FEV1 before and after administration of beta 2 agonist. What percentage increase in FEV1 is considered significant in this patient? 12% increase in FEV1। भाई ये रटो, इसका कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है कि 12 क्यों लिखा हुआ है इसने। ठीक है, तो एस्थमेटिक है तो उसके मुंह पे 12 बजे में है कोई मैम कॉन्सेप्ट? मेरे ख्याल से ये ना अस्थमा की डायग्नोसिस में भी ठीक आता है, है, क्योंकि वो 12% इंक्रीज करता है प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट। ओके ठीक हो गया। कोई गाइडलाइंस नहीं है डॉक्टर हबीब इसकी? मैम देखनी पड़ेगी। नहीं मतलब है नहीं ना, मतलब अभी तक आपकी नज़र से नहीं गुजरी। चले वैसे ना, ये एस्थमा को डिटेल्ड, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सर्जरी वालों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर हबीब आप भी सर्जरी से हैं, बट इतना डिटेल में वो एस्थमा में नहीं जाता, इवन मेडिसिन में भी नहीं जाता। ठीक है, बट फिर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ लेना। अच्छा बच्चों, पेशेंट आया इमरजेंसी में आपके पास, और
इमीडिएटली आप क्या करोगे एस्थमा उसको, सबसे फर्स्ट स्टेप Inhalation ऑक्सीजन sir. ठीक है डॉक्टर साहब ने बोला इनहेलेशनल, ठीक है, वो सारे स्टेप्स के साथ सबसे पहले निब्स करेगा, ठीक है, नेबुलाइजेशन करना सबसे पहले, ठीक है, ऑक्सीजनेशन वगैरह बाद में, पहले नेबुलाइजेशन है, ठीक है। वो ये नहीं बताता कि एक्यूट है, स्वेयर है, ठीक है, या स्टेटस एस्थमेटिकस है। हाँ जी, मुझे बताओ डॉक्टर आयशा की ट्रीटमेंट जल्दी से, कि जो उन्होंने आपको एस्थमा की कराई है, ताकि जो रिकॉर्डिंग में सुने उन्हें वो भी हो जाए जी, वो आप लोगों ने करानी है मैम पहले शॉर्ट दें वॉलंटरी। या स्टेप? ओके मैम सबसे पहले इसको साबा देंगे, बच्चों, पहले मुझे फिर बताओ उसके कितने बाद स्टेप्स हैं। मैम टोटल 5 स्टेप्स हैं। ठीक है फर्स्ट स्टेप में साबा देंगे ठीक है और बीटा 2 एगोनिस्ट होंगे, और उसके बाद अगर उससे भी नहीं हो रहा, सेकंड स्टेप में हम साबा के साथ आईसीएस देंगे, और अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर हमने साबा के साथ आईसीएस प्लस लाबा कर देना है। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर हमने जो है उसमें प्रेडनिसोलोन को ऐड कर देना है। और फिफ्थ में जो है वो हमने सॉरी प्रेडनिसोलोन नहीं, फोर्थ में हमने वो करवाना है, थियोट्रोपिन करवाना है, और फिफ्थ स्टेप में जो है वो हमने प्रेडनिसोलोन ऐड कर देना है। ठीक है, साबा और B2 कह रहे हो, फिर आपने आईवी जो उनसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह, फिर लाबा वगैरह, फिर आपका इप्रोट्रोपियम, इन सब के साथ बेसिकली स्टेप ऑन ऐड करते जाना है, और फिर प्रेडनिसोलोन। अच्छा मुझे बताओ स्टेप लैडर फीवर किस में होता है, जल्दी बताओ। मैम टाइफाइड में। शाबाश, तो मुझे टाइप इससे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो बच्चों जल्दी से बहुत हम ये रेट पढ़ें रेट होता है। हैं, समझ नहीं लगी मुझे क्या बोला डॉक्टर स्टार, डॉक्टर जक्रिया। ब्लू ब्लॉटर्स बच्चों क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। डेफिनेशन, अच्छा मुझे बताओ ब्रोंकिएक्टेसिस वो जिसमें स्पूटम होता है इतने साल में ऐसे ऐसे करके, वो किसकी डेफिनेशन थी, ब्रोंकाइटिस की मेरा ख्याल है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की क्रॉनिक मोर देन 3 ब्रोंकिएक्टेसिस की। मंथ। मैम अच्छा क्रॉनिक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की ब्रोंकाइटिस है। एक ब्रोंकिएक्टेसिस, अच्छा ब्रोंकिएक्टेसिस की क्या डेफिनेशन है आगे इधर होगी ना ब्रोंक, चलो हम नीचे जाते हैं, नीचे देखते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस, एक तो मुझे खुद इतने सवाल आ जाते हैं। अच्छा चलो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, तो हम यहाँ से जब करते हैं तो इसमें एक डेफिनेशन में है क्रॉनिक, ये ना मैं